हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए नीट सीरीज का दूसरा लेक्चर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे नीट 2024 के जूलॉजी के पीवाईक्यूज। तो इसमें 50 सवाल हम देखेंगे कि कैसे किस तरीके से सवाल आए थे, और आपको जैसे भी आप जानते हैं सब एनसीईआरटी से ही थे सारे सवाल, सेक्शन ए और सेक्शन बी के। अब 25 में से सेक्शन बी हटा दिया गया है, यानी कि आपको सारे के सारे 45 क्वेश्चन करने हैं। पहले सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन रहते थे जिसमें आपको 10 ही करने होते थे, तो अब वो हटा दिया गया है। तो लेकिन 50 क्वेश्चन हमारे पास पिछले साल के हैं, तो जूलॉजी के। तो आइए हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो कहां से आया हुआ है। देखते हैं बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन से दिया हुआ है कि हार्ट का कंडक्शन कैसे होता है। ठीक है, तो फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ पाथवे फॉर कंडक्शन ऑफ एन एक्शन पोटेंशियल थ्रू द हार्ट। तो आपको यहां पर लिस्ट दिया है कि एवी बंडल, एवी नोड, एसए नोड, परकिंजे फाइबर्स और बंडल ऑफ ब्रांचेस। इसमें से आपको पूरे हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन जो होता है, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो कैसे स्टार्ट होता है, कैसे फ्लो करता है, उसका सीक्वेंस आपको बताना है। तो सीक्वेंस हमें पता है, पेस मेकर कौन है, एसए नोड। तो शुरुआत कहां से होने वाली है, एसए नोड से होने वाली है। तो एसए नोड से शुरुआत होने वाली है, फिर एसए नोड से कहां पर जाएगा, फ्लो होगा, एवी नोड में होगा। फिर एवी नोड की अगर बात करेंगे तो फिर वहां से कहां पर होगा, आपका एवी बंडल पे होगा। ठीक है, एवी बंडल में होगा, और एवी बंडल से फिर वहां पर क्या होगा, बंडल की ब्रांचेस में होगा, बंडल की ब्रांचेस में होगा, और फिर वहां से परकिंजे फाइबर्स में होगा, परकिंजे फाइबर्स। तो इसी सीक्वेंस में फ्लो होगा। तो यहां पर आप ऑप्शन दे सकते हैं। एसए नोड की बात करें तो ई है, फिर अगर हम लोग एवी नोड की बात करें तो वो सी है। ठीक है, तो हमको इतना ही जाएंगे तो हमें ऑप्शन मिल जाएगा फर्स्ट वाला, ई सी ए डी बी। तो इस तरीके से यहां पर आपको मिलेगा ई सी ए, फिर एवी बंडल है, फिर आपका बंडल ब्रांचेस है, फिर परकिंजे फाइबर्स है। तो आपको इसका सीक्वेंस पहचानना है। तो पूरा नहीं भी सॉल्व करते तो ई और सी का सीक्वेंस निकालते तो भी आपको यहां पर मिल जाता। तो आंसर यहां क्या जाएगा, फर्स्ट वाला जाएगा। तो इस तरीके से फ्लो आपको यहां पर पहचानना था। नेक्स्ट हम लोग अगर देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन कहां से आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट आया है तो आप सबका फेवरेट टॉपिक कॉकरोच से। ठीक है, कॉकरोच से, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कॉकरोच। भला ही एक ही सवाल आए या ज्यादा से ज्यादा 2 सवाल आए, लेकिन आता जरूर है। ठीक है, तो कॉकरोच की बात करते हैं। In both sexes of cockroach, a pair of jointed filamentous structure called anal cerci are present on anal cerci। अब सबसे कंफ्यूजिंग जो यहां पर रहता है कभी भी बच्चों को, वो होता है एनल सर्काई वर्सेस एनल स्टाइल। एनल स्टाइल जो है वो सिर्फ और सिर्फ मेल में प्रेजेंट होता है, मेल कॉकरोच में, क्योंकि इट इज अ कॉपुलेटरी ऑर्गन या स्ट्रक्चर। एनल सर्काई जो होता है वो सेंस ऑर्गन की तरह काम करता है, सेंस ऑर्गन की तरह काम करता है, यानी कि वो दोनों में होगा। इसीलिए यहां पर कॉकरोच बोला है, इन बोथ सेक्सेस बोला है। ठीक है, आपको वहां पर बता दिया गया एनल स्टाइल के बारे में नहीं, एनल सर्काई के बारे में बात कर रहा है। तो वहां से आप ये लगा सकते हैं कि ये सेंस ऑर्गन की बात कर रहा है। तो सेंस ऑर्गन यानी कि एनल सर्काई कहां प्रेजेंट होता है, 10th सेगमेंट ऑफ बोथ द सेक्सेस ऑफ कॉकरोच। यानी कि मेल और फीमेल दोनों में मिलेगा। कौन से सेगमेंट में, 10th सेगमेंट। अगर यहां पर एनल स्टाइल के बारे में पूछता तो हम यहां पर मेल की सिर्फ बात करते, फीमेल की बात नहीं करते। यहां पर बोथ सेक्सेस नहीं लिखा होता। तो यहां पर आंसर जाएगा 10th सेगमेंट ऑफ बोथ द सेक्सेस। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सवाल की अगर बात करें, द फ्लिपर्स ऑफ द पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स आर द एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, तो आपने यहां पर देख रखा है, ये बेसिकली फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन, ये एग्जाम्पल है, एवोल्यूशन से आया क्वेश्चन, ये एग्जाम्पल है एनालॉगस ऑर्गन का। अब सवाल है एनालॉगस ऑर्गन क्या होता है। ऐसे ऑर्गन जिनका ओरिजिन क्या है, डिफरेंट, ओरिजिन कैसा है, डिफरेंट है, लेकिन फंक्शन की अगर आप बात करेंगे तो फंक्शन क्या होगा, कॉमन होगा। तो डिफरेंट ओरिजिन
और कॉमन फंक्शन वाले ऑर्गन जो शो करते हैं वो एनालॉगस ऑर्गन होते हैं। और ये किस टाइप का एवोल्यूशन शो करते हैं? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन शो करते हैं। कौन सा एवोल्यूशन? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। यानी कि ओरिजिन 1, ओरिजिन 2, लेकिन फंक्शन दोनों का क्या हो गया? कॉमन हो गया। तो ये किस टाइप का एवोल्यूशन है? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। और यही उसका एग्जांपल है। तो यहां पर जो आंसर है वो क्या चला जाएगा? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। ठीक है, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। अगर होमोलोगस ऑर्गन का एग्जांपल दिया हुआ था तो होमोलोगस ऑर्गन क्या रिप्रेजेंट करता है? डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। तो आंसर जाता डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, लेकिन हमको क्वेश्चन में एनालोगस ऑर्गन का एग्जांपल दिया हुआ है। तो आंसर क्या जाएगा? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। चलिए, ये एवोल्यूशन से सवाल आया हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, प्योर एनसीईआरटी बेस्ड। नेक्स्ट जो है सवाल है ये विच इज द फॉलोइंग इज द नॉट अ कंपोनेंट। अब मैंने आपको पहले भी बताया रखा है कि जब भी इस टाइप का सवाल आए, करेक्ट, इनकरेक्ट, नॉट या हाउ मेनी, तो यहां पर आपको क्या करना है? नॉट पे सबसे पहले गोला लगाएंगे कि ये पूछ रहा है कौन फेलोपियन ट्यूब का कंपोनेंट, कौन सा इसमें से ऑप्शन नहीं है। अब देखेंगे, इतना सरल सवाल। हमें पता है यूट्राइन वर्ड कर दिया, यूट्राइन फंडस, तो यही नहीं है। बाकी इनफंडिबुलम होता है, इस्थमस होता है, एम्पुला होता है, ये तो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन ही होती है। तो यूट्राइन फंडस जो है वो जो है वो आपका ऑप्शन रहेगा, यानी कि इसी पे लगेगा गोला, जो है आपका सही आंसर। तो नॉट बोला है, कंफ्यूज नहीं होना कि विच इज ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट। नॉट बोला है इनमें से क्या नहीं है, तो क्या नहीं है? यूट्राइन फंडस। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं सवाल। नेक्स्ट सवाल फिर से ह्यूमन एवोल्यूशन से आया हुआ। ह्यूमन एवोल्यूशन, हमेशा ह्यूमन इवोल्यूशन से किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ सवाल आ ही जाता है। चलिए, अब यहां क्या बोल रहा है? गिवन बिलो आर some stages of human evolution, arrange them in correct sequence past to recent। मतलब जो सबसे पुराना है वो सबसे पहले आएगा और जो सबसे नया है वो सबसे लास्ट में आएगा। तो इसमें से आपको पता लगाना है कि सबसे सीक्वेंस क्या है पुराने से नए का। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यहां पर होमो हैबिलस है। होमो हैबिलस, होमो हैबिलस की बात करेंगे तो ये सबसे पुराने होते हैं। फिर ये जो है इनका पोस्चर इरेक्ट होता है, तो यहां पर कौन आ जाएंगे? होमो इरेक्टस आ जाएंगे सीक्वेंस में, होमो इरेक्टस। फिर आपको पता है होमो सेपियन से पहले क्या आए थे? होमो निएंडरथल्स आए थे, ठीक है, निएंडरथल। और फिर उसके बाद आए होमो सेपियंस, होमो सेपियंस आए। तो यहां पर आपको इसी सीक्वेंस में आंसर देखना है। तो आप ऑप्शन देख सकते हो, होमो हैबिलस किस में है? ए में है। फिर उसके बाद होमो इरेक्टस कौन से में दिया हुआ है? डी में, तो यहां पर ए डी। तो ऐसा कुछ ऑप्शन हम लोग मैच करेंगे, ए डी पहला ही आपको दिख जाएगा, आगे जाने की जरूरत भी नहीं है। ए डी सी बी यानी कि फोर्थ आंसर जाएगा। तो यहां पर हम किस पे गोला लगाएंगे? फोर्थ पे। तो इस तरीके से सीक्वेंस देख सकते हैं आप, इससे पहले भी सीक्वेंस पूछा था, यहां पर भी आपको सीक्वेंस। तो ये नए नए वैरायटी टाइप के सवाल आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और हम लोग जनरल बात करें तो आपको कुछ फिक्स टाइप ऑफ कैटेगरी के सवाल ही मिलेंगे। सबसे पहला सिंगल लाइनर एमसीक्यूज, सिंगल लाइन जो आपको दे देगा 4 ऑप्शन, उसमें से छाटो। फिर आपको करेक्ट इनकरेक्ट पूछ सकता है आपको हाउ मेनी आर करेक्ट पूछ सकता है, स्टेटमेंट बेस्ड पूछ सकता है कि स्टेटमेंट कौन सी सही है, असर्शन रीजन पूछ सकता है, मैचिंग पूछ सकता है और इमेज बेस्ड पूछ सकता है। यही कुछ कैटेगरी होती हैं जिसमें सवाल वो लोग बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहां पर इसका आंसर जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। फिर से आ गया नॉट, तो नॉट पे क्या करेंगे? सबसे पहले गोला लगाएंगे, नॉट अ स्टीरॉयड हार्मोन। इनमें से कौन सा स्टीरॉयड हार्मोन नहीं है? तो स्टीरॉयड हार्मोन कौन सा नहीं है? कॉर्टिसोल की बात करें तो ये तो है, प्रोजेस्टेरॉन की बात करें तो ये तो है, टेस्टोस्टेरोन की बात करें ये भी है लेकिन ग्लूकागॉन जो है ये स्टीरॉयड नहीं है, इट इज प्रोटीनेशियस, प्रोटीन वाला हार्मोन है तो यहां पर आंसर क्या चला जाएगा? ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन जो कि पैंक्रियास से रिलीज होता है वो है प्रोटीनेशियस हार्मोन। तो यहां पर इस तरीके से ये स्टीरॉयड हार्मोन नहीं है। तो बड़ा ही सिंपल सा सवाल।
एंडोक्राइन से आया हुआ। नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट सवाल की बात करें तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं मैचिंग। और ये इन्होंने जो है बायोटेक से दिया हुआ है, तो आपको मैच करना है कि इधर दिया हुआ है कुछ नाम दिए हो और उनसे मैच करना है। सबसे पहला नाम है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, और ये किससे रिलेटेड है, किसमें काम आता है, एम्फाइसेमा से हमने इसे बनाया, एम्फाइसेमा से अल्फा एंटीट्रिप्सिन। तो ए का तो हमें यहां पता चल गया क्या है, थर्ड है। ए का थर्ड है, तो यहां पर से फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन तो हमारे कट गए। नेक्स्ट क्राई1 AB जीन। अब क्राई1 AB जीन जो है वो किसके लिए यूज होता है, कौन से प्लांट के लिए, जो वो टॉक्सिन बीटी टॉक्सिन बनाता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं क्राई1 के लिए जो है कॉर्न बोरर आपको जाएगा, कॉर्न बोरर। तो यहां पर बी का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा। अगर आप आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे थर्ड में ही बी का 4 है, बी का 4 है, यानी कि क्राई1 AC फिर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, यानी कि कॉटन बॉलवर्म हो जाएगा इसका, यानी कि सी का क्या हो जाएगा, 1। और एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी आपको पता है, एडीए डेफिशिएंसी, यानी कि स्किड जब डिजीज होती है, सीवियर कंबाइन इम्यूनो डेफिशिएंसी, तो वहां पर हम लोग एज अ टेम्पररी ट्रीटमेंट क्या देते हैं, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, यानी कि डी का हो जाएगा 2, तो डी का हो जाएगा 2, तो ये भी कट गया, ये आंसर हो गया। अब इतना सॉल्व नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ डी को अगर देखते, डी को देखते कि एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी किससे मैच हो रहा है, एडीए डेफिशिएंसी से। कब देते हैं, जहां पर एडीए डेफिशिएंसी होती है, तो वहां पर देखते डी का 2 है, और एक ही ऑप्शन अगर देखते तो यहां पर पता चलता कि डी का 2 है, तो हमारा सेकेंड्स में काम हो जाता, क्योंकि यही सही आंसर है और बाकी सब हमको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। एक मैच हो गया तो बाकी सारे अपने आप हो जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से यहां पर हो जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट बड़ा ही सिंपल सवाल सेल डिवीजन से कहता है कि आप जो है, जो स्टेजेस है सेल डिवीजन के उसको सीक्वेंस में जमाइए, सीक्वेंस में जमाइए। करेक्ट सीक्वेंस क्या है, तो हमें पता है कि इंटरफेस पहले होता है, जहां पर क्या होता है, तैयारी होती है किसकी, सेल डिवीजन की। फिर सेल डिवीजन होता है, एम फेज बोल सकते हैं, एम फेज में कैरियोकाइनेसिस होगा, यानी कि पहले किसका, न्यूक्लियस का डिवीजन, फिर उसके बाद सेल साइटोप्लाज्म का डिवीजन, सेल का डिवीजन जिसे हम साइटोकाइनेसिस। और इंटरफेस बताएं तो वो 3 फेजेस में होता है, G1 S और G2, उसके बाद कैरियोकाइनेसिस, फिर साइटोकाइनेसिस, इस तरीके से। तो आप अब ऑप्शन दे सकते हैं, अगर हम G1 की बात करें गैप 1 फेज तो वो है E, S की बात करें तो वो है C, तो इतने में ही आपको आंसर मिल जाएगा, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि फोर्थ ऑप्शन आप देखेंगे ECADB इसी फॉर्म में है। ए की बात करेंगे तो गैप 2 फेज होगा, कैरियोफाइनेसिस की बात करें डी पे है और बी पे है, तो यही हो जाएगा आंसर। तो दो ही आप सॉल्व करके जो है यहाँ पर आंसर निकाल सकते हैं। क्विक, जितना हो सके बायो में जल्दी जल्दी सवाल सॉल्व करने हैं एक्यूरेसी से, ताकि फिजिक्स और केमिस्ट्री में हम वो जो टाइम हमने बचाया है, टाइम हमने अर्न किया है, वो हम फिजिक्स और केमिस्ट्री में लगा सके। चलिए, तो ये इस तरीके से सेल डिवीजन में बड़ा ही सिंपल सा सवाल। नेक्स्ट अब बात करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कहां से आया, हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम। बिल्कुल बढ़िया, इंटरेस्टिंग, और यहाँ इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से हमेशा सवाल आता ही आता है। अब ये पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर विल नॉट, फिर से नॉट आ गया तो नॉट पे लगा लेंगे गोला, नॉट अफेक्ट द हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम। हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम जो है कांस्टेंट जो है जीन पूल मेंटेन करता है, उसको डिस्टर्ब करने वाले फैक्टर्स जो हैं वो कौन सा नहीं है पूछा है। तो फर्स्ट है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, ये तो डिस्टर्ब करता है, तो ये आंसर तो नहीं है, क्योंकि ये तो डिस्टर्ब करता है, और पूछा क्या है, क्या नहीं डिस्टर्ब करता है, तो जेनेटिक ड्रिफ्ट भी डिस्टर्ब करता है, जीन माइग्रेशन भी डिस्टर्ब करेगा, और जीन पूल जो है, जो कांस्टेंट जीन पूल है, वो ही तो कांस्टेंट जीन पूल ही तो चाहिए। हार्डी विनबर्ग क्या है, एक इक्विलिब्रियम है, ठीक है, इक्विलिब्रियम में उन्होंने बताया कि
कांस्टेंट, तो वही अगर कांस्टेंट रहेगा तो वो कैसे अफेक्ट करेगा, तो आंसर क्या चला जाएगा, फोर्थ, यानी कि कांस्टेंट जीन पूल। तो गोला किस में लगेगा, कांस्टेंट जीन पूल, यानी कि फोर्थ ऑप्शन में लगेगा। ठीक है इस तरीके से ये सवाल आएगा। ठीक है, तो कई बार नॉट पूछ लेता है, कई बार पूछ लेता है कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि क्या पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। ठीक है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इसमें से पहचानने हैं, तो आपको लिस्ट दी हुई है 5 डिसऑर्डर के, वो आपको पहचानना है कि इनमें से ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कौन कौन से। अगर हम लोग बात करें मायस्थीनिया ग्रेविस, तो ये भी एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ठीक है, जो मसल डिजेनरेशन करवाता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये भी एक क्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। गाउट, गाउट एक इन्फ्लामेशन है, इन्फ्लामेटरी डिजीज है, तो ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर नहीं है, तो गाउट क्या हो गया, नहीं है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये तो जेनेटिक डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल डोमिनेंट, यानी कि ये तो जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो सी और डी कट गए। और सिस्टेमिक ल्यूपिस एरिथमेटोसिस, एसएलई जिसे बोलते हैं, ये भी एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। ठीक है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। तो अगर आपको अब ये देखना है, जहां पर भी सी और डी आया मतलब वो गलत है। यहां पर डी आ गया, ऑप्शन 1 गलत है। यहां पर सी आ गया, मतलब ये भी गलत है। यहां सी और डी दोनों आ गए, मतलब ये भी गलत है। मतलब सही क्या है, मायस्थीनिया ग्रेविस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड एसएलई। इसमें से एसएलई आप कहोगे एसएलई तो एनसीईआरटी में है नहीं, लेकिन ये नहीं है, फिर भी इस दोनों के बेसिस पे आप आंसर लगा सकते हैं, क्योंकि एक ही ऑप्शन है जहां पर ए और बी, और ए और बी एनसीईआरटी में मेंशन है। तो कभी भी एनसीईआरटी के बाहर देगा कुछ ऑप्शन, तो जरूरी नहीं है कि आप उसको बेस बना के आंसर नहीं कर सकते। ठीक है, वो कुछ ना कुछ ऐसा हिंट देगा जो एनसीईआरटी में है और जिसके सहारे आप आंसर ला सकते हैं। ठीक है, तो भला ही एसएलई नहीं है, लेकिन उसको छोड़ भी देंगे तो आप आंसर वहां पर ला सकते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है कि एसएलई एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से आया हुआ। ठीक है, फिर मैचिंग देखते हैं। तो इसमें एक तरफ डिजीज दिया हुआ है, एक तरफ उसके इटियोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म या कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म दिए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट है टाइफॉइड। टाइफॉइड आपको पता है क्या है, एक बैक्टीरियल डिजीज है, तो ए का क्या हो जाएगा ए का हो जाएगा 4। और अगर आप ऑप्शन की तरफ देखेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन मैच करते ही आपको सही आंसर मिल जाएगा, क्योंकि एक ही ऑप्शन है जिसमें ए का 4 है और वो है सेकंड वाला। तो गोला किस में लगेगा, सेकंड वाले में आप गोला लगाएंगे। ठीक है, बाकी भी अगर आप मैच करेंगे तो आपको सारा कुछ मैच हो जाएगा। लिशमैनियोसिस प्रोटोजोअन, रिंगवॉर्म दांत खाज कुल्ली इज अ फंगस एंड फिलेरियोसिस इज अ निमेटोडल डिजीज। ठीक है, तो वो भी मैच हो गया, बट उतना करने की जरूरत नहीं है। इफेक्टिवली देखेंगे स्मार्टली देखेंगे तो आपको फर्स्ट ऑप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट फिर से मैचिंग, जो कि ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से आया। तो आपको यहां पर जो है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम दिया है और वहां पर आपको मैच करना है। ठीक है, सबसे पहला है एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। एक्सपिरेटरी कितना ज्यादा एक्सपिरेशन कर सकते हैं, हमें पता है टाइडल वॉल्यूम जो नॉर्मल वॉल्यूम होता है एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन का, उसके अलावा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, उन दोनों को अगर लें तो क्या बन जाता है, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। तो टीवी प्लस ई आर वी इज इक्वल टू एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, यानी कि ए का क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, ए का सेकंड। तो यहां से ए का सेकंड आएगा, तो यहां पर दो ऑप्शन तो आपके कट जाएंगे, फोर्थ और आपका सेकंड वाला ऑप्शन जो है वो कट जाएगा। अब अगर आप आगे देखें तो फर्स्ट और थर्ड में बी अगर आपने पहचान लिया तो आपका आंसर वहीं आ जाएगा। तो फंक्शनल रेसिड्यूल कैपेसिटी की बात करें तो फंक्शनल रेसिड्यूल कैपेसिटी क्या होगा कि आपका लंग्स में नॉर्मल आपके एक्सपिरेशन इंस्पिरेशन के बाद, यानी कि टाइडम वॉल्यूम खर्च होने के बाद कितना जो है एयर बचा रहेगा, और वो होगा ईआरवी और रेसिडियल वॉल्यूम, ईआरवी और
रेसिडुअल वॉल्यूम, उसी को फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी बोलते हैं। मतलब नॉर्मल सांस लेने के छोड़ने के बाद कितना उसमें जो है एयर बचा रहेगा, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम, उसी को आप क्या बोलते हो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। और बी का आपका हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, मैच करेंगे। और एक ही ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है जो आपको मैच कर रहा है, यहां से मैच कर रहा है यानी कि वाइडल कैपेसिटी क्या हो जाएगा, ERV प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV और इसी में अगर आप रेसिडुअल वॉल्यूम जोड़ देंगे तो आपका टोटल लंग कैपेसिटी आ जाएगा। ठीक है, टोटल लंग, पर हमको उतना जाना ही नहीं है, हमारा तो 2 ही मैच करने में आंसर आ गया, तो हमारा टाइम बच गया। तो इस तरीके से आंसर जाएगा फर्स्ट वाला। चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कहां से आया हुआ सवाल, ये है जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, तो यहां पर आपको मैच करना है। तो डाउन सिंड्रोम की बात करें तो बड़ा ही फेमस डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम से होती है, ट्राइसोमी। तो यहां पर 21st क्रोमोसोम इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ए का क्या मैच होगा, ए का हो जाएगा थर्ड मैच हो जाएगा। तो अगर हम लोग ऑप्शन देखें तो चारों ए में जो है उन्होंने अलग अलग दे रखे हैं, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन मैच करते ही आपका आंसर जाएगा। और एक ही ऑप्शन है जहां पर ए का 3 है और वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, तो आंसर क्या चला जाएगा, थर्ड ऑप्शन। अगर आपको तब भी तसल्ली नहीं है तो आप मैच कर सकते हैं। अल्फा थैलेसीमिया 16th क्रोमोसोम में म्यूटेशन, बीटा थैलेसीमिया 11th क्रोमोसोम में म्यूटेशन, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम इज अ ट्राइसोमी ऑफ एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो यहां पर आप उस तरीके से भी मैच कर सकते हैं, तब भी आपको आंसर जो है वो कौन सा मिलेगा, थर्ड वाला ही मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप मैच कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैचिंग वाले जो सवाल है वो काफी ज्यादा तादाद में आए हुए हैं। ठीक है, काफी आए थे, इजी भी पढ़ते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, दोनों स्टेटमेंट क्या है असर्शन और रीजन है। असर्शन और रीजन है, पहला असर्शन कह रहा है FSH एक्ट अपॉन ओवेरियन फॉलिकल इन फीमेल, बिल्कुल सही बात है, एंड लीडिंग सेल इन मेल। ये बात तो हमको थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है, क्योंकि लीडिंग सेल पे FSH एक्ट नहीं करता है, LH एक्ट करता है और एंड्रोजन का प्रोडक्शन करवाता है। और LH लीडिंग सेल में यानी कि इंटरस्टिशियल में एक्ट करता है, इसीलिए LH जो गोनाडोट्रोपिन है जो एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है, वो उसका नामकरण जो है मेल में क्या कर दिया जाता है, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो यहां पर FSH जो है वहां पर जो ओवेरियन फॉलिकल और यहां पर लीडिंग सेल में जो है वो एक्ट कर रहा है, यानी कि ये स्टेटमेंट असर्शन तो है सरासर गलत हो गया। अब रीजन की अगर बात करते हैं तो ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल सिक्रीट एस्ट्रोजन इन फीमेल, बिल्कुल सही बात है, वाल इंटरस्टिशियल सेल सिक्रीट एंड्रोजन इन मेल, बिल्कुल सही बात है। तो रीजन तो सही है लेकिन असर्शन गलत है तो आप देख सकते हैं ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ठीक है, अब यहां पर जब आपने असर्शन रीजन में एक बढ़िया सा ट्रिक है, असर्शन जैसे ही गलत निकला कुछ सोचना ही नहीं है, सीधे आ जाओ ऑप्शन नंबर 4 पे, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, रीजन पढ़ना ही नहीं है। क्योंकि असर्शन रीजन में कभी भी आपको ये ऑप्शन नहीं आएगा कि बोथ ए एंड आर आर फॉल्स, वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आता है, स्टेटमेंट 1 और 2 वाले जब क्वेश्चन आते हैं। यहां पर आता है तो या तो दोनों में से कोई एक गलत बताता है या दोनों सही बताएगा, लेकिन दोनों गलत नहीं बता। तो जैसे ही असर्शन हमने पहचान लिया कि ये तो गलत लिखा है कि FSH जो है लीडिंग सेल में एक्ट करेगा, यानी कि इंटरस्टिशियल सेल में एक्ट करेगा, मेल में नहीं, LH एक्ट करे। ठीक है, तो वैसे ही हमको आंसर यहां पहचान लेना है कि ये तो सीधे सीधे सरासर फोर्थ हो जाएगा, यानी कि असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। ठीक है, इस तरीके से ये वाला सवाल होगा नेक्स्ट देखते हैं, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मैचिंग एनिमल किंगडम से, तो यहां पर अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले एग्जाम्पल दिया हुआ है प्लूरोब्रैकिया मैंने इसके बॉटनी वाले लेक्चर में भी आपको बोला था कि एनिमल किंगडम, मॉर्फोलॉजी, ये सब चीजें जो यहां से आएंगी वहां एग्जाम्पल ही सब कुछ होता है या कुछ कैरेक्टर्स
ठीक है, तो वही याद होने चाहिए। तो प्लूरोब्रैकिया की बात करें तो किसका एग्जाम्पल है ये, टीनोफोरा का। तो हमें यहाँ पहचान लेना है ए का क्या होगा, 2 होगा। तो ऑप्शन में अगर देखते हैं तो 2 ऑप्शन तो हमारे यहां से कट गए, तो ए का 2 होगा। अब बी की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि आंसर 2 और 3 में से है। अब 2 और 3 को अगर आप देखेंगे तो अगर आपने बी पहचान लिया, अगर आपने बी पहचान लिया तो यहां पर आपको आंसर जो है मिल जाएगा। ठीक है, तो रेडुला, रेडुला अगर आपको याद हो, फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन किस में मिलता है आपको मोलस्का में मिलेगा, मोलस्का में मिलेगा। तो यानी कि बी का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बी का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन कट जाएगा। फिर भी आपको तसल्ली नहीं है तो आप स्टोमोकोड मैच कर सकते हैं, जो कि आपको पता है कहां मिलेगा, हेमिकॉर्डेटा में मिलेगा। हेमिकॉर्डेटा में, यानी कि सी का क्या हो गया, 4 हो गया। एयर ब्लैडर मैच करना है तो ये भी आपका हो जाएगा ऑस्टिक थाइस से, यानी कि डी का क्या हो जाएगा, 3। तो आपको यहाँ पर सेकंड जो ऑप्शन है वो उस तरीके से आपको यहाँ पर मिल जाएगा, थर्ड कट जाएगा और सेकंड ऑप्शन जो है वो आपको यहाँ पर मैच हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पर क्या जाएगा, सेकंड ऑप्शन। तो 2 ही मैच किए और आंसर पूरा मिल गया, और लास्ट में हमने प्रूव भी कर दिया, देख भी लिया कि चारों सही भी है। तो वहां पर हम इस तरीके से समय बचाने के लिए मैच कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट मैचिंग देखते हैं। नेक्स्ट मैचिंग ये कहां से आई हुई, सेल डिवीजन से आई हुई। तो यहां पर सब फेजेस दिए हुए हैं किसके, मियोसिस 1 के, प्रोफेज के, प्रोफेज 1 के सब फेजेस दिए हुए। आपको पता है प्रोफेज 1 of meiosis 1 is divided into 5 सब phases या सब stages। लता जरा पानी दे दो, यानी कि लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस। ठीक है, तो उसमें से 4 यहां पर दी हुई है और उनके इवेंट या उसमें क्या क्या ऐसे स्पेसिफिक चीजें हुई थी वो आपको पहचाननी है। तो यहां पर आप देखेंगे डायकाइनेसिस में, यहां पर आप अगर आप मैच करने की कोशिश करेंगे तो यहां पर आप देखेंगे कंप्लीशन ऑफ टर्मिनेशन ऑफ कियाजमेटा। कियाजमेटा जो एक्स शेप स्ट्रक्चर बनता है आफ्टर क्रॉसिंग ओवर, उसका टर्मिनलाइजेशन कंप्लीट कहां होता है, डायकाइनेसिस में, यानी कि ए का क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। आइए ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि एक ही ऑप्शन है जिसमें जो है ए का सेकंड है, और वो कौन है, थर्ड वाला ऑप्शन जो है उसमें ए का 2 है। फिर भी आपको अगर तसल्ली ना हो तो बी का आप मैच कर सकते हैं, बी का पैकेटीन, अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन आपका नोड्यूल्स, ठीक है, जाइगोटीन में आपका अपीयरेंस होगा, ठीक है, सेरोटोनिन कॉम्प्लेक्स का बनेगा, और आपका लेप्टोटीन में आपका जो है वो क्रोमोसोम लुक लाइक थ्रेड दिखेगा। ठीक है, तो यहां पर इस तरीके से आपका आंसर होगा। ठीक, तो यहां आंसर आपका जाएगा थर्ड वाला। तो ए का 2 हो जाएगा, कंप्लीशन ऑफ टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाज मेटा। ठीक है, इस तरीके से। तो यहां पर आपका मैचिंग इस तरीके से हो जाएगा। तो हमेशा मैचिंग में इसी तरीके से सवाल आएंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये मैचिंग तो हो गई। नेक्स्ट आइए, अब ये कह रहा है टीआई प्लाज्मिड, यानी कि ये बायोटेक से आया हुआ सवाल। टीआई प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस जो है एक बैक्टीरिया जो क्या कॉज करता है, ट्यूमर कॉज करता है, किसमें, प्लांट में। तो इसका एक प्लाज्मिड है टीआई प्लाज्मिड। टीआई प्लाज्मिड मतलब ये क्या कॉज करता है, ट्यूमर, तो इसलिए इसका फुल फॉर्म टीआई का पूछा हुआ है, यानी कि ट्यूमर इंड्यूसिंग। तो ऑप्शन देखते हैं, ट्यूमर इनहिबिटिंग गलत, ट्यूमर इंडिपेंडेंट प्लाज्मिड गलत, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड बिल्कुल सही, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, थर्ड वाला ऑप्शन ही हमको मिल जाएगा। तो टीआई प्लाज्मिड हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं कि इसका जो विरुलेंस रीजन है या जो ट्यूमर कॉजिंग ट्यूमर इंड्यूसिंग रीजन है वो हम लोग अलग कर देते हैं, और इसको हम लोग जो इसकी डिवीजन करने की क्षमता है वो बरकरार रखते हैं, और हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट इसमें लगा देते हैं, और इससे जो है हम अपना काम करवा लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है इसकी विरुलेंस खत्म करके टीआई प्लाज्मिड को, पर यहां पर क्या पूछा है, फुल फॉर्म पूछा है कि टीआई का क्या होता है। ठीक है, तो यहां पर इस तरीके से आंसर जाएगा। तो बड़ा ही सिंपल सा सवाल फिर आ जाते हैं मैचिंग पे फिर से। अब देखिए ये यहां पर आपको
ह्यूमन हेल्थ डिजीज के ड्रग वाले सेक्शन से पूछा गया है, ठीक है। तो यह लिस्ट दिया हुआ है प्रोडक्ट की और उसके सोर्स की। और देखते हैं, फर्स्ट कोकेन बोला है। कोकेन आपको पता है लीफ से मिलता है, किसकी लीफ से? एरिथ्रोजाइलम कोका की लीफ से, एरिथ्रोजाइलम कोका प्लांट की लीफ से मिलता है। यानी कि ए का तो आपका मैच हो गया, थर्ड वाला मैच हो गया। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट भी कट जाएगा, सेकंड भी कट जाएगा, थर्ड भी कट जाएगा, बचेगा फोर्थ जिसमें ए का थर्ड वाला है। फिर भी आप अगर मैच करना चाहें तो हीरोइन का आपको पता है, हेरोइन का पेपेवर सोमनिफेरम से मिलेगा। मॉर्फिन जो है इफेक्टिव इन सेडेटिव इन सर्जरी, ठीक है, सेडेटिव की तरह यूज करते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बोल सकते हैं, पोटेंट पेन किलर है। और मैरोआना की बात करेंगे तो कैनाबिस सटाइवा, ठीक है। तो उस तरीके से आप भी जो है यहाँ पर देख सकते हैं मैच हो रहा है। तो आंसर आपका चला जाएगा जो है फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन चला जाएगा, ठीक है। इस तरीके से मैचिंग, बड़ा ही सवाल। अब देखिए ये सवाल जो है ये है कॉम्प्लीमेंटेरिटी पे बेस। तो यहां पर आपको पूछ रहा है विच इज द करेक्ट प्रोडक्ट ऑफ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज टू द गिवन टेम्पलेट। बोल रहा है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, यानी कि यहां पर जब ये डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होता तो डीएनए से डीएनए बनता, यानी कि रेप्लिकेशन की बात करते। तो यहां पर हम लोग उस तरीके से सीक्वेंस बनाते हैं। लेकिन यहां पर बात क्या कर रहा है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेशन, यानी कि ये बोल रहा है डीएनए से आरएनए बनाना है, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन करना है। और जब हम डीएनए से आरएनए बनाते हैं यानी कि ट्रांसक्रिप्शन करते हैं तो हमें एक ही चेन लेनी होती है। दोनों चेन लेंगे तो गड़बड़ी हो जाएगी क्योंकि डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाएगा। तो यहां पर एक चेन दी हुई है, उसका आपको कॉम्प्लीमेंटेरिटी लगाना है, रूल लगाना है, जिससे अगली चेन बनेगी, यानी कि कॉम्प्लीमेंटरिटी चेन बनेगी। तो सबसे पहले तो हमें ये चीज ध्यान रखना है कि ये जो पॉलीमरेज एंजाइम होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में काम करता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 प्राइम यहां लिख लेंगे और 3 प्राइम यहां लिख लेंगे, ठीक है। पर अब हम लोग कई बार सवाल 5 प्राइम 3 प्राइम करने से कुछ ऑप्शन कट जाते हैं, लेकिन यहां पर उन्होंने थोड़ी सी चालाकी दिखा दी, सारे ऑप्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम दे दिया, यानी कि हमको तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। अब देखते हैं, अब हम यहां पर लिखते हैं अगर यहां पर टी है यानी कि थाइमीन है तो उसका कॉम्प्लीमेंटेरिटी क्या रहेगा, उसका कॉम्प्लीमेंटेरिटी क्या रहेगा, ए रहेगा एडेनिन। यहां पर ए है तो उधर टी रहेगा, नहीं गलत, टी, क्योंकि हम क्या बना रहे हैं, आरएनए बना रहे हैं और आरएनए में जो है थाइमीन नहीं रहेगा, क्या रहेगा, यूरासिल रहेगा, एयू। तो शुरुआत का एयू रहने वाला है। अगर आप इतने ही दो अगर आप बेस पेयरिंग देखें तो यहीं पर आपको पता चल जाएगा कि जो थर्ड फोर्थ ऑप्शन है वो तो लीग से बाहर हो गया, क्योंकि वहां पर क्या दे रखा है, टी दे रखा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सी है तो इसका कॉम्प्लीमेंटरिटी क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री जी आएगा, ठीक है। साइटोसिन है तो ग्वानिन आ जाएगा, ए है तो फिर से यू आ जाएगा। तो अभी तक ये तीनों ऑप्शन यहां पर चल रहे हैं, ए यू जी यू। फिर टी है तो यहां पर क्या आ जाएगा, फिर यू आ जाएगा, ठीक है। टी है तो यहां पर सॉरी, टी है तो यहां पर ए आ जाएगा, टी है तो यहां पर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है। टी है तो ए आ जाएगा, ए रहेगा तो यहां पर भी ये नेक्स्ट ऑप्शन भी ए है। जी जी दी ओ है मतलब टोटल आने क्या वाला है, सी और सी आने वाला है। तो नेक्स्ट ऑप्शन आप देख सकते हैं सी यहां पर नहीं है, तो ये भी लीक से बाहर हो गया, मतलब सेकेंड ऑप्शन भी लीक से बाहर हो गया। तो अब कहानी किस पे बची हुई है, फर्स्ट और थर्ड वाले ऑप्शन में। अब देखिए सी है तो यहां जी आने वाला है, 3 ए है तो यहां पर यू 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 आने वाले हैं, मैच करेंगे तो दोनों में यहां तक मतलब सही कहानी चल रही है। फिर टी है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या आएगा, ए आएगा, ठीक है, ए आएगा। और ए है तो फिर यू आ जाएगा, यहां पर भी ए है यू है, मतलब यहां तक भी सिमिलैरिटी चल रही है। अब आगे देखेंगे तो सी और जी, सी है तो यानी कि क्या आ जाएगा, जी और जी आ जाएगा। तो आगे अगर आप देखेंगे तो आगे भी आपको तो यहां पर इस तरीके से मिलेगा, एक ए यहां पर आ जाएगा, एक ए यहां पर आ जाएगा, टी का कॉम्प्लीमेंट्री ए आ जाएगा। तो ए जी जी ए जी जी, यहां पर भी ए जी जी है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो दोनों में डिफरेंस है, मतलब हमको आंसर अब यही मिलने वाला है। तो अगर आप देखेंगे जी जी के बाद ए है, मतलब इसमें क्या आना चाहिए, यू आना चाहिए, यू आना चाहिए, और यू आएगा तो हमारा आंसर भी यू आ जाएगा, ठीक है। तो यहां जी देने के कारण ये हो जाएगी गड़बड़ चेन।
ठीक है, गड़बड़ चेन और ये हो जाएगी सही चेन। ठीक है, क्योंकि इसके आगे अगर देखेंगे तो सेम ही है, ये भी मैच कर रहा है। एक ही इतने सॉल्व करवाने के बाद ये थोड़ा सा लेंदी करवा दिया इन्होंने। ठीक है, तो इस तरीके से तो यहां पर ये यहां पहुंचते पहुंचते हमको आंसर मिला। तो वो आंसर क्या है? फर्स्ट ऑप्शन। तो आपको कॉम्प्लीमेंटेरिटी रूल लगाते आना चाहिए जिससे आंसर आएगा। तो आंसर आपका क्या चला जाएगा? फर्स्ट, क्योंकि डीएनए से आरएनए बनाना है। देखिए, चालाकी से उन्होंने एंजाइम का नाम दे दिया। आप डीएनए डिपेंडेंट पढ़ के डीएनए का रेप्लिकेशन मत बनाने लगना। ठीक है, आपको आरएनए बनाना है, क्योंकि आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट फिर से मैचिंग, ये है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं जो एक मैचिंग है। ठीक है, मैचिंग है, तो यहां पर हम लोग को न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से एक मैचिंग दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है, ए दिया हुआ है पॉन्स। पॉन्स अगर आप यहां पर देखेंगे तो आप एक ऑप्शन छांट सकते हैं जिसमें कनेक्ट्स डिफरेंट रीजन ऑफ द ब्रेन। ठीक है, ये काम होता है पॉन्स का, यानी कि ए का क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। ए का क्या हो जाएगा? थर्ड। उसके बाद आपका फेवरेट हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस नर्वस सिस्टम में भी आता है, एंडोक्राइन सिस्टम में भी आता है। ऑप्शन अगर देखेंगे तो यहां पर कहीं पर थर्मोरेगुलेटरी सेंटर दिया हुआ है? नहीं। क्या हंगर और थर्स्ट दिया हुआ है? नहीं। यहां पर क्या दिया हुआ है? न्यूरो सिक्रेटरी सेल, मतलब एंडोक्राइनल रोल बताना चाह रहा है, यानी कि हाइपोथैलेमस का क्या हो जाएगा? बी का क्या हो जाएगा? 4। अब यहां ऑप्शन की तरफ आते हैं। ऑप्शन की तरफ अगर हम लोग आएंगे तो हम लोग यहाँ ए पे ही आंसर आ जाएंगे, क्योंकि ए का 3 होना चाहिए। ए का 3 होना चाहिए, लेकिन तीनों ऑप्शन में जो है ए का 3 नहीं है। एक लौता ऑप्शन है जिसमें ए का 3 है, और वो है सेकेंड वाला ऑप्शन। सेकेंड वाला ऑप्शन, और बी का भी 4 है, तो और अच्छी बात हो गई। ठीक है, बी से भी आप मैच कर सकते हैं। ठीक, इस तरीके से आप आंसर लगा सकते हैं सेकेंड वाला। ठीक है, अगर मेडुला की बात करेंगे तो यहाँ पर कंट्रोल करेगा वो रेस्पिरेशन और गैस्ट्रिक सेक्रीशन। सेरेबेलम की बात करेंगे तो वो पोस्चर रेगुलेट करता है, बैलेंस और एडिशनल स्पेस प्रोवाइड करता है न्यूरॉन्स के लिए। ठीक है, सेरेबेलम, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से ये वाली मैचिंग आपको करनी थी। नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फिर से मैचिंग। यहां पर ये जो मैचिंग है, ये यहाँ एंजाइम और ये कौन सा जो बॉन्ड है वो तोड़ते हैं, ये बात कर रहा है। ठीक है, अब आपको पता है लाइपेज जो है, नाम से क्लियर है क्या तोड़ेगा? लिपिड या फैट। और लिपिड जो बनता है वो क्या होता है? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से बनता है। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जब जुड़ते हैं तो कौन सा बॉन्ड होता है उसमें? एस्टर बॉन्ड। तो एस्टर बॉन्ड का ब्रेकडाउन कौन करेगा? लाइपेज, क्योंकि लिपिड को तोड़ने वाला। तो यहां पर लाइपेज किसको तोड़ने वाला है? एस्टर बॉन्ड को, यानी कि ए का क्या हो जाएगा? सेकेंड हो जाएगा। आइए ऑप्शन की तरफ देखते हैं। ऑप्शन में अगर देखेंगे तो लाइपेज से ही आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि फोर्थ में भी नहीं है, सेकेंड में भी नहीं है, फर्स्ट में भी नहीं है। थर्ड ऑप्शन की अगर बात करोगे तो ए का क्या है? 3 है, तो गोला किस में लगेगा? ए के 3 में, ए के 2 में लगेगा। न्यूक्लियस नाम से ही क्लियर है, न्यूक्लिक एसिड को तोड़ेगा, और उसमें कौन सा बॉन्ड होता है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड में। यहां आप देख सकते हैं बी का 4 हो रहा है। प्रोटीएस नाम से ही क्लियर है, प्रोटीन को तोड़ेगा, और प्रोटीन में कौन सा बॉन्ड होता है? पेप्टाइड बॉन्ड। तो यहां आप देख सकते हैं सी का 1, तो ये भी आप करेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, हमको आंसर मिल चुका है। आगे हम इसमें नहीं बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट अगर देखें तो ये आया हुआ सिंपल सा सिंगल लाइनर क्वेश्चन की हम लोग बात कर सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, बड़े नॉट नॉट वाले सवाल पूछे गए हैं 24 में, तो नॉट पे गोला लगा लेते हैं। नॉट अ नेचुरल या फिर ट्रेडिशनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। कॉन्ट्रासेप्टिव कौन सा जो ये मेथड है वो नेचुरल है, यानी कि कंसेप्शन रोकने के लिए कौन सा मेथड इसमें से नेचुरल नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन है कोइटस इंटरप्टस, कि इजैकुलेशन से पहले अगर जो है पेनिस बाहर निकाल ली जाए तो वहां पर जो है स्पर्म जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में डिपॉजिट नहीं होगा, तो वहां पर इसी मेथड को हम लोग बोलते हैं कोइटस इंटरप्टस। इसमें कुछ भी जो है चीज की जरूरत नहीं पड़ती, नेचुरली ये किया जा सकता है, तो इसे आप बोल सकते हैं ये तो एक ट्रेडिशनल मेथड है, लेकिन हमको तो नॉट वाला पता लगाना है, मतलब आंसर ये नहीं है। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस देखिए फर्टाइल पीरियड
मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है तो ओव्यूलेशन की जब संभावना होती है उसे हम लोग बोलते हैं फर्टाइल पीरियड, लगभग 10 टू 17 डेज, 10th से लेके 17th डे तक। अगर इस पीरियड के दौरान अगर जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स अवॉइड किया जाए तो वो फीमेल जो है प्रेग्नेंट होने के चांसेस जो है वो कम हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ओव्यूलेशन उस समय होता है, तो उस समय अगर आप प्रोहिबिट करेंगे सेक्सुअल इंटरकोर्स से तो आप वहां पर बचा, उसी को हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। ठीक है, साथ ही साथ लैक्टेशनल इमेनोरिया, लैक्टेशनल आफ्टर पार्चुरेशन, लैक्टेशन या ब्रेस्ट फीडिंग जब पीरियड चालू होता है तो जो ड्यूरिंग लैक्टेशन पीरियड जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑपरेट नहीं करती है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी तो ओव्यूलेशन नहीं होगा, ओव्यूलेशन नहीं होगा तो एग का रिलीज नहीं होगा, मतलब एग नहीं होगा। अब जब एग नहीं है, ओवम नहीं है, तो वहां पर आपको फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस भी नहीं है। तो यहां पर ये भी जो है नेचुरल मेथड है, यानी कि आंसर ये नहीं है। तो बचता क्या है, वॉल्ट, एंड इट इज अ बैरियर मेथड। तो ये एक नेचुरल मेथड नहीं है, ये एक बैरियर मेथड है। ठीक है, बैरियर मेथड है, इसलिए आंसर क्या चला जाएगा, फोर्थ, वॉल्ट, यानी कि फोर्थ वाला ऑप्शन। क्योंकि तीन ऑप्शन क्या है, नेचुरल मेथड है, और फोर्थ वाला ऑप्शन क्या है, बैरियर मेथड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इमेज बेस्ड, जो कि आया हुआ आपको मसल वाले पोर्शन। सबसे पहले तो काम ये करना है, इमेज देख के मसल पहचानना है। अगर इसकी बात करोगे तो स्ट्राइएशन है इसमें, ठीक है, और ये कौन सी मसल हो गई, स्केलेटल मसल हो गई, स्केलेटल मसल हो गई। ठीक है, इसकी बात करोगे तो उसमें स्ट्राइएशन नहीं है, तो आसानी से पहचाना जा सकता है ये कौन सी मसल है, स्मूथ मसल है। और जिसमें स्ट्राइएशन हो और इंटरकलेटेड डिस्क बीच बीच में प्रेजेंट दिख रही है होगी, तो वहां पर ये कौन सी मसल है, कार्डियक मसल है, और ब्रांच भी है ये। तो हमें ये तो पता चल गया कि भाई ए बी सी क्या है, ए तो स्केलेटल है, बी स्मूथ है, और सी कार्डियक है। तो यहां पर अगर हम लोग ऑप्शन देखें तो ए को बोल रखा है स्मूथ फर्स्ट ऑप्शन में, तो ये तो गलत हो गया। और फोर्थ को बोल रखा है इनवॉलेंट्री, भाई स्केलेटल तो वॉलेंट्री होती है, तो फोर्थ भी कट गया यहां से। अब कहानी जो है टू और थर्ड में, सेकेंड और थर्ड ऑप्शन में कहानी है। चलिए अब देखते हैं स्केलेटल मसल कहां पर मिलेगी, ट्राइसेप्स में, बिल्कुल सही बात है, वॉलंटरी। स्मूथ मसल कहां मिलेगी, स्टमक, बिल्कुल विसरल ऑर्गन में। कार्डियक मसल पता है सभी को, हार्ट में मिलेगी। यानी कि ये तो बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है, मतलब यहां पर यही होगा आंसर, और यही है आंसर, तो इस पे गोला लगाया जा सकता है। अब आप कहोगे ये वाला भी देख लेते हैं। ये वाला अगर देखें तो स्केलेटल तो सही दिया है, बाइसेप भी सही दिया है, इनवॉलंटरी इंटेस्टाइन सही दिया है, स्मूथ बोल रखा है, स्मूथ नहीं है, कार्डियक है। स्ट्राइएशन बोलता, हार्ट बोलता, समझ में भी आता, स्मूथ हार्ट कहीं जमा नहीं, तो ये भी गलत है, मतलब आंसर क्या है, सेकंड वाला। ठीक है, तो इस तरीके से भी होता है, फंक्शन दे देता है, मैच दे देता है, कुछ भी कर सकता है वो। तो वो कब होगा, जब ढंग से पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये हैंडल करना था क्वेश्चन। चले नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। फिर से आ गया, नॉट की जगह इनकरेक्ट बता दिया, तो इस पे भी हम लोग क्या करते हैं, गोला लगा लेते हैं। अब बायोरिएक्टर स्टेटमेंट पढ़ते हैं। बायोरिएक्टर प्रोवाइड्स ऑप्टिमल ग्रोथ कंडीशन फॉर अचीविंग द डिजायर्ड प्रोडक्ट। सीधी सी बात है, कोई भी प्रोडक्ट जो है बायोरिएक्टर में क्या है, हम लोग को अगर अच्छे से प्रोडक्शन करवाना है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन करवाना है, तो वहां पर हम लोग उसको ऑप्टिमम कंडीशन, पीएच, टेम्परेचर, ये सारी न्यूट्रिएंट मीडिया जो है, सारी चीजें दे सकते हैं, जिससे बढ़िया हमको प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये तो सही है, हमको पता लगाना है इनकरेक्ट। नेक्स्ट, मोस्ट कॉमनली यूज बायोरिएक्टर्स आर ऑफ स्टीयरिंग टाइप। सीधी सी बात है, स्टीयरिंग टाइप वाले जो है वो है। बायोरिएक्टर आर यूज्ड टू प्रोड्यूस स्मॉल स्केल बैक्टीरियल कल्चर। गलत बात, ये बात कुछ हजम हो नहीं रही है, स्मॉल स्केल, क्योंकि बायोरिएक्टर्स तो क्या होते हैं, लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करते हैं। लगभग लगभग एनसीईआरटी में जो लिखा है 100 से हजार हजार लीटर तक प्रोडक्शन, तो ये तो कहीं से कहीं तक स्मॉल स्केल है नहीं, मतलब ये स्टेटमेंट तो गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड वाला, यानी कि गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमें गलत पूछा है, तो हमारा जो गलत पूछा है वही सही है, तो जो गलत है वही सही है, तो यहाँ पर थर्ड वाला जो है वो सही है, क्योंकि वो गलत है। ठीक है, तो बायोरिएक्टर्स नेक्स्ट वाला पढ़ेंगे तो वो आपको सही लगेगा, पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें तो हमारा आंसर मिल गया। ठीक है, हमें हमारा आंसर मिल चुका है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं,
गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड असर्शन एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन। सीधी सी बात है, असर्शन और रीजन पूछा गया। असर्शन कह रहा है ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर्स फॉर ब्रिंगिंग अ हेल्दी बेबी। सीधी सी बात है कि इनिशियल फेज पे जो है कोलेस्ट्रॉल रिलीज होता है, जो है मिल्क में कोलेस्ट्रॉल होता है, और वो जो है एंटीबायोटिक एंटीबॉडीज रिच होता है, एंटीबॉडीज रिच होता है। ठीक है, रीजन की बात करते हैं। कोलेस्ट्रॉल कंटेन सेवरल एंटीबॉडीज, जैसा कि कहा था, एब्सोल्युटली एसेंशियल टू डेवलप रेजिस्टेंट यानी कि इम्यूनिटी टू द न्यूबॉर्न बेबी। ठीक है, जो भी न्यूबॉर्न बेबी होता है उसका इम्यून सिस्टम तो इतना डेवलप होता नहीं, तो उसको थ्रू कोलेस्ट्रॉल ही जो है प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज मिलती हैं ताकि कोई भी बीमारी से उलड़ सके, यानी कि इम्यूनिटी थोड़ी बहुत बन पाए। तो यहां पर इसी को एक्सप्लेन कर रहा है, मतलब असर्शन रीजन दोनों सही है, और क्यों जरूरी है उसको भी एक्सप्लेन कर रहा है। तो सीधी सीधी बात है कि ये तो हमें चिल्ला चिल्ला के चीख चीख के कह रहा है कि फर्स्ट है भैया आंसर। आंसर क्या है? फर्स्ट है। तो यानी कि बोथ असर्शन रीजन करेक्ट है और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बिल्कुल बढ़िया तरीके से। तो ये आपने अगर ढंग से थोड़ी भी अच्छे से पढ़ा हो तो आपको ये पता चल जाएगा कि इसका आंसर फर्स्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Which of the following factors are favorable for the formation of oxyhemoglobin in alveoli? ऑक्सीहीमोग्लोबिन मतलब हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड करना। कहां पर होगा? ये एल्वोलाई में होगा। डिसोसिएशन कहां होगा? टिश्यू में होगा। तो यहां पर कौन सी ऐसी कंडीशन है जो फेवर करें ताकि ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग हो सके? तो आइए देखते हैं। हाई PO2 बिल्कुल सही बात है। हाई PCO2 ये बात तो बिल्कुल ही गलत है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत। नेक्स्ट कह रहा है हाई PO2। हाई PO2 तो चाहिए भाई, पार्शियल प्रेशर जो है ऑक्सीजन का ज्यादा चाहिए। लेसर H+ कंसंट्रेशन, लेसर H+ कंसंट्रेशन मतलब पीएच ज्यादा पीएच ज्यादा। तो ये भी एक फेवरेबल कंडीशन है, क्योंकि पार्शियल प्रेशर जो है अगर ऑक्सीजन का ज्यादा रहेगा और पीएच जो है ज्यादा रहेगा, मतलब बेसिक की तरफ रहेगा, H+ कंसंट्रेशन कम रहेगा, तो ऑक्सीहीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होगा। तो यही है फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन, ठीक है फेवरेबल कंडीशन है। ठीक, तो यहां पर PCO2 देखा जाए, PCO2 के रिस्पेक्ट में तो PCO2 कम होना चाहिए। टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो कम होना चाहिए। 2,3-DPG के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो वो भी कम होना चाहिए, बट वो सब यहाँ है नहीं। हमको तो ये ऑप्शन दिया हुआ है और यही सही मिल रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे, लो PCO2 बिल्कुल सही बात है। हाई H+ कंसंट्रेशन, पीएच एसिडिक हो जाएगा, गड़बड़ मामला हो जाएगा। लो PCO2 सही बात है। हाई टेम्परेचर नहीं, लो टेम्परेचर चाहिए। तो हमें पता है सेकंड पढ़ते ही हमें आंसर मिल गया था, तो थर्ड और फोर्थ में हमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, हम सेकंड में ही करके आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, तो इसका आंसर आपका चला जाएगा सेकंड। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आगे फिर से मैचिंग, ये भी कहां से आया? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में से। इधर डिजीज दिया है, इधर फिर से पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म दिया हुआ है। अब बात करते हैं कॉमन कोल्ड। अरे सभी को पता है, फ्लू हो गया, ये हो गया, वायरल हो गया। तो यहां पर से नाम ही है राइनो वायरस। राइनो वायरस, यहां पर हमें ए का क्या मिल जाएगा? 3 मिल जाएगा। ए का मिल जाएगा 3। अब देखो कितने सरल सरल ऑप्शन बना रखे हैं। ए में एक ही ऑप्शन है जिसमें दे रखा है 3, बाकी में क्या दे रखा है? कुछ और दे रखा है, यानी कि बाकी सब ऑप्शन क्या हो गए? गलत हो गए। ठीक है, मैच करना हो तो हीमोजोइन से भी हम लोग देख सकते हैं। प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम जब होस्ट की बॉडी में एंटर करता है तो हीमोजोइन पिगमेंट बनाता है, ठीक है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन से। विडाल टेस्ट की बात करें तो हमें पता है टाइफॉइड में करते हैं, और एलर्जी तो सामने ही दिया हुआ है, डस्ट माइट ठीक है, तो आपके सारे ऑप्शन मैच हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर इस तरीके से आप मैचिंग कर सकते हैं। पहले में ही आपको आंसर मिल गया तो आगे बढ़ने की जरूरत ही। चलिए, तो ऑप्शन बड़े सरल बना दिए हैं। ऑप्शन सरल बनाने से जो है सवाल सभी लोगों के ज्यादा सही हो जाते हैं। चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट बोल रहा है। 4 स्टेटमेंट दिया है, उसमें लास्ट में आपको क्या पता लगाना है? इसमें से सही कौन सा है, यानी कि आपको करेक्ट पता लगाना है। ठीक है, चलिए, फर्स्ट बोल रहा है एनालिड्स आर ट्रू सिलोमेट। अरे वाह, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ये तो पॉरीफेरा आर सूडोसिलोमेट, ये तो हमको मंजूर नहीं है। अगर आप इसको एसिलोमेट बोलते तो हम इसको मानते, तो आपने लेकिन सूडोसिलोमेट लिख दिया, तो ये बात तो बिल्कुल बिल्कुल गलत है।
सी ऑप्शन कह रहा है, सी में कह रहा है स्टेटमेंट एस्केलमेंथिस आर एसिलोमेट। नहीं भाई साहब, ये है सूडोसिलोमेट, ये है सूडोसिलोमेट। तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। प्लेटिहेलमिन्थेस आर सूडोसिलोमेट, अरे भाई उल्टा क्यों बोल रहे हो, यहां पर एसिलोमेट होना चाहिए था, तो ये इन्होंने इंटरचेंज कर दिया। तो यानी कि एक ही ऑप्शन है, और यहां पर भी ऑप्शन में देख सकते हैं थर्ड वाला ऑप्शन ए ओनली। तो अगर इसको हम बाकी फर्स्ट वाला पढ़ के ही अगर ऑप्शन में आ जाते तो हमको आंसर मिल जाता, हमको बाकी तीन पढ़ने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ऑप्शन में कॉम्बो नहीं आपको बनाना है कि ए बी सी डी किसका, बी और सी, ठीक है, आपको बस ए ओनली दिया हुआ है, और ए तो आपको पता है सही है, ठीक है। तो आपका आंसर जाएगा थर्ड ऑप्शन, यानी कि ए ओनली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फिर से आगे मैचिंग। मैचिंग की बात करें तो इस बार जो है इन्होंने फिर से रिप्रोडक्टिव हेल्थ से एक मैचिंग दी है। तो यहां इन्होंने दिया है नॉन मेडिकेटेड इंट्रायूटेरिन डिवाइस, ठीक है, और इसमें से आपको पहचानना है कौन सा होता है एग्जाम्पल। तो नॉन मेडिकेटेड आईयूडी की बात करें तो यहां पर एक ही दिया हुआ है लिप्स लूप, लिपर लूप नहीं, लिप्स लूप, ठीक है, लिप्स लूप, लिप्स लूप। तो ए का जो है वो थर्ड हो जाएगा। अब अगर यहाँ ऑप्शन की तरफ देखें तो दो ऑप्शन हमारे कट गए, सेकंड और थर्ड, क्योंकि फोर्थ में ए का थर्ड दिया है। बी का चेक कर लेते हैं, कॉपर रिलीजिंग की बात कर रहा है। कॉपर रिलीजिंग में कॉपर टी, ओ सॉरी कॉपर 7 मल्टीलोड 375, ठीक है। तो 375 यहां पर जो है ये आपका मैच हो जाएगा, यानी कि बी का क्या हो जाएगा फर्स्ट। ऑप्शन में अगर देखें तो भाई दोनों में दिया है, मतलब घमासान युद्ध है। अब देखेंगे सी में ही डिफरेंशिएशन आएगा, सी में, ठीक है। तो अब देखते हैं हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटेरिन डिवाइस क्या है, और हमें पता है हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटेरिन डिवाइस की अगर आप बात करेंगे तो वो क्या चला जाएगा आपका LNG-20, LNG-20, यानी कि सी का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और डी का क्या हो जाएगा प्रोजेस्ट्रोजन, यानी कि 2 हो जाएगा। तो 3142, तो अगर आप ऑप्शन देखेंगे 3142 तो वो आपको मिल जाएगा फोर्थ वाला, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा फोर्थ वाला। तो फोर्थ वाला आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से एग्जाम्पल से आपको मैच करना होता है, ठीक है, यहां पर आप मैच कर सकते हैं, ठीक। तो इस तरीके से आप मैच कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। असर्शन रीजन नहीं है, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें जो है आपको दोनों स्टेटमेंट पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। स्टेटमेंट 1 कह रहा है इन द नेफ्रॉन डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज इम्परमेबल टू वाटर एंड परमेबल टू इलेक्ट्रोलाइट। ये क्या बात हुई भाई, डिसेंडिंग लिम्ब तो परमेबल होता है वाटर के लिए और इम्परमेबल होता है इलेक्ट्रोलाइट, इन्होंने तो रिवर्स कर दिया, इन्होंने तो एक्सचेंज कर दिया, घुमा दिया हमको। तो ये स्टेटमेंट तो सरासर क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि डिसेंडिंग लिम्ब तो वाटर के लिए क्या होगा परमेबल होगा और इलेक्ट्रोलाइट के लिए इम्परमेबल होगा, लेकिन यहां क्या लिखा है इम्परमेबल टू वाटर एंड परमेबल टू इलेक्ट्रोलाइट। तो ये बात क्या हो गई, गलत होगा। चलिए स्टेटमेंट 1 ने तो निराश कर दिया गलत बात बोल के, स्टेटमेंट 2 की तरफ बढ़ते हैं। Proximal convoluted tubule is lined by simple columnar brush border epithelium and increase the surface area for reabsorption। ये बात सही होती, बस इन्होंने क्या किया एक चीज चेंज कर दी, यहां पर जो एपिथेलियम होती है वो होती है क्यूबॉइडल, ना कि कॉलमनर। तो इन्होंने स्टेटमेंट 2 को भी एक शब्द चेंज करके, बाकी सब तो ठीक था, लेकिन क्यूबॉइडल एपिथेलियम को कॉलमनर चेंज करके यहां पर जो है गड़बड़ कर दिया, और ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया गलत। यानी कि हमको ऐसा ऑप्शन देखना है जिसमें बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर फॉल्स, और ऐसा स्टेटमेंट ऑप्शन कौन सा है सेकंड वाला, यानी कि गोला किस में लगेगा सेकंड वाले में लगेगा करेक्ट आंसर, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट ही है, ठीक है। तो यहां पर दोनों स्टेटमेंट क्या है गलत। तो आप देख सकते हैं शब्दों का खेल, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में शब्दों का खेल ही होगा, ठीक है, शब्दों के खेल। तो शब्दों के मायाजाल में नहीं फंसना है और अच्छे से पढ़ना है। चल नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, वाह फेवरेट PBR 322, बड़ा ही फेवरेट, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से पूछ ही लिया जाता है। तो कुछ नहीं करते हैं, ये जो फोटो है इसमें से हमेशा कुछ ना कुछ चीजें गायब कर देते हैं और उसी के बारे में पूछ लेते हैं, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया एक्स और वाई पहचानो। अब आपको ये डायग्राम अगर याद नहीं है तो ये सवाल का कुछ नहीं होने वाला, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
PBr322 जो वेक्टर इन्होंने बनाया, ठीक है, क्लोनिंग वेक्टर। तो यहां पर X जो है वो है ओराई, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, और Y जो है वो क्या है, आरओपी, रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। तो यहां पर X और Y पहचानना है कि ओराई। अब ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो जीन X इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक एंड Y फॉर इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन। देखिए ओराई का जो काम होता है कि यहां से जो है रेप्लिकेशन इनिशिएट होता है, इट इज अ साइट फॉर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, नाम में छुपा हुआ। साथ ही साथ एक तो ये क्या कराएगा, रेप्लिकेशन स्टार्ट करवाएगा, यहां से स्टार्ट होगा, ओरिजिन होगा। दूसरा, कितनी कॉपी बननी है, कॉपी नंबर भी जो है वो भी यहीं से डिसाइड होता है। तो ओरिजिन रेप्लिकेशन का और कितनी कॉपी नंबर बननी है वो दोनों के कौन डिसाइड करता है, कहां से पता चलता है, ओराई से पता चलता है। लेकिन कहीं से कहीं तक ये रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक तो नहीं पड़ा करता है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। जीन एक्स इज रिस्पॉन्स, नेक्स्ट पढ़ते हैं, इज फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर, यहां तक तो बात सही है, ऑफ द लिंक डीएनए, एंड वाई फॉर द प्रोटीन इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। ये बात तो वही बोल दिया जो सच है, जो सच है वही आंसर है, यानी कि सेकेंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर बिल्कुल सही, क्योंकि ये कह रहा है कि एक्स कॉपी नंबर के रिस्पॉन्सिबल है, बिल्कुल सही बात है, और वाई जो है आरओपी है, यानी कि रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड की प्रोटीन बनाता है, ठीक है। अगर आप आगे भी पढ़ेंगे तो ये एक्स के लिए क्या बोल रहा है, प्रोटीन इन्वॉल्व रेप्लिकेशन, उल्टा बोल दिया है क्या, हाँ एक्स गलत हो गया, और आई रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड के लिए प्रोटीन नहीं बनाता। जीन एक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकॉग्निशन साइट एंड वाई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, ये बात भी बिल्कुल गलत है, यानी कि हमारा जो सेकंड वाला आंसर है वही सही था, ठीक है, वही सही। चलिए तो इस तरीके से तो बहुत इंपॉर्टेंट है PBr322 के लिए, हमेशा किसी ना किसी तरीके से ये पूछ ही लेते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट आ गया मैचिंग, मैचिंग आ गया, ठीक है, सेल वाले चैप्टर से, ठीक है। चलिए एक्सोनीम, एक्सोनीम हमें पता है जो सेंट्रल पोर्शन होता है किसका, सिलिया और फ्लैजिला का, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोनीम बोलते हैं, यानी कि ए का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहां पर अगर जंप करेंगे तो देखेंगे 2 ऑप्शन यहां कटने वाले हैं, 3 और 4 में ही कहानी फंसेगी। अब जो कहानी है बी पे जब आएगी तो बी पे जैसे ही आएगी और आपको अगर सही पता है तो वहीं पर आंसर आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो कार्ट व्हील पैटर्न, कार्ट व्हील पैटर्न जो अरेंजमेंट होगा वो किसका होगा, सेंट्रियोल का, यानी कि बी का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहां पर आपको आंसर मिल जाएगा 4। तब भी तसल्ली ना हो तो क्रिस्टी आपको पता है किसमें होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, यानी कि सी का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सैटेलाइट आपको पता है किसमें होता है, क्रोमोसोम, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन जो प्रेजेंट होता है, जो नॉन स्टेनिंग पोर्शन होता है उसे जो है सैटेलाइट डीएनए बोलते हैं, वो कहां पर होगा, क्रोमोसोम में, तो यानी कि डी का क्या हो जाएगा, 3rd हो जाएगा। तो यही देख लिए 2 1 4 3, तो यहां पर भी 2 1 4 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। वैसे तो हमें सेकंड में ही मिल गया था, फिर भी मन की तसल्ली की जा सकती है, लेकिन एग्जाम में इसी तरीके से काम करना है, सेकंड मिलते ही आगे बढ़ना है, ठीक है, गोला लगा के आगे बढ़ना है। तो यहां पर 4th ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट फिर से मैचिंग, मैचिंग ही मैचिंग, भर भर के मैचिंग। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को फिर से मैच करना है, यहां पर दिया हुआ है कुछ एनिमल किंगडम के नाम और कुछ उनके कॉमन नेम दिए हुए हैं। तो टेरोफाइलम, टेरोफाइलम जो है वो किसको बोला जाता है, आपको पता है एंजल फिश को। टेरोफाइलम जो है वो एंजल फिश को बोला जाता है, ए का क्या हो गया, 3rd हो गया, ए का क्या हो गया, 3rd। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको फिर से 2 ऑप्शन कटते हुए दिखेंगे, फर्स्ट और 3rd ऑप्शन तो कट गए क्योंकि ए का 3 नहीं है उन ऑप्शंस में। मिक्सिन, मिक्सिन यानी कि हैग फिश, यानी कि बी का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो बी का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो सेकंड ऑप्शन ही आपको दिख रहा है बी का 1, बाकी नहीं दिख रहा है, तो ये भी कट हो गया। प्रिस्टिस, आप पता है प्रिस्टिस यानी कि आरा मछली, यानी कि सॉफिश, यानी कि सी का क्या हो जाएगा, 2, यहां पर भी आप चेक कर सकते हैं सी का 2 है, और डी का 4 आमने सामने की तरफ। एक्सोकीटस यानी कि फ्लाइंग फिश, अब ये फ्लाइंग फिश उड़ती तो है नहीं, ये ग्लाइड करती है, जैसे हल्क, हल्क उड़ता नहीं है, हल्क क्या करता है, जंप करता है, वैसी फ्लाइंग फिश है, उड़ती नहीं है, जंप कर सकती है, ठीक है, पर नाम जो है फ्लाइंग फिश पड़ गया। तो इस तरीके से मैचिंग जो है आप कर सकते हैं। एनिमल किंगडम पहले ही बोला रखा है कि एग्जाम्पल है तो एनिमल किंगडम है। चलिए
यहां पर अब देखिए, यहां पर फिर से मैचिंग है, जॉइंट्स दिया हुआ है और कहां कहां पर मिलते हैं, साइट ऑफ जॉइंट दिया हुआ। तो सबसे पहला जॉइंट है फाइब्रस जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट जो है वो कहां मिलेगा? क्रेनियम, क्रेनियम के सूचर्स में, स्कल में, स्कल के सूचर्स में, और वो किसी भी प्रकार का मूवमेंट अलाउ नहीं करता है, सूचर में मूवमेंट नहीं होता है, यानी कि ए का क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। ए का क्या हो जाएगा? थर्ड। अगर आप ऑप्शन की तरफ देखेंगे तो फर्स्ट भी कैंसिल, सेकंड भी कैंसिल, थर्ड भी कैंसिल, ऑटोमेटिकली आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा, क्योंकि एक ही ऑप्शन है जिसमें ए का कौन मैच हो रहा है? आपका स्कल। फिर भी अगर आप मैच करना चाहें तो कार्टिलेजिनस जॉइंट आप देख सकते हैं एडजेसेंट वर्टिब्रा में प्रेजेंट होता है, लिमिटेड मूवमेंट होता है इसमें। हिंज जॉइंट की बात करें तो वो नी में होगा और लोकोमोशन में मदद करेगा, और बॉल एंड सॉकेट की बात करेंगे तो ह्यूमरस और पेक्टोरल गर्ड में होगा। ठीक है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो उतनी कहानी की जरूरत ही नहीं है, हमने जैसे ही ए का मैच किया हमको आंसर मिल गया, तो हमें तो आगे जाने की दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है एक मैच तो सब सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, असर्शन रीजन नहीं है, स्टेटमेंट 1 और 2 है। स्टेटमेंट 1 कह रहा है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमेन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। बिल्कुल सही बात है, हाइमेन जो है कई बार टॉर्न हो जाती है, ठीक है, बट उसको जो है कई बार ऐसा मान लिया जाता है कि अगर हाइमेन परसिस्ट है, अगर हाइमेन है तो जो फीमेल है वो वर्जिन है, लेकिन ये एक रिलायबल इंडिकेटर नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये कुछ और फिजिकल एक्टिविटी, जरूरी नहीं है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स या कोइटस से ही जो ब्रेकडाउन या टॉर्न आउट हो, और कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हुए भी ये ब्रेकडाउन हो जाती है, टॉर्न आउट हो जाती है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही कह रहा है। स्टेटमेंट 2 कह रहा है हाइमन इज टॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट कोइटस ओनली। नहीं, ओनली शब्द बड़ा गड़बड़ कर दिया, ये बात तो कतई मंजूर नहीं है। जैसे कि हमने कहा फिजिकल एक्टिविटी, फर्स्ट कोइटस से पहले भी अगर कोई फिजिकल एक्टिविटीज जैसे कि साइकिलिंग वगैरह अगर हुई है, अगर उस फीमेल ने किया है, तो हो सकता है कि हाइमन टॉर्न आउट हो जाए। तो उसका ये मतलब नहीं है कि फर्स्ट कोइटस में ही वो ब्रेकडाउन होगी। तो यहां पर ये स्टेटमेंट जो हो गई वो गलत हो गए, यानी कि स्टेटमेंट 1 जो है वो सही है, स्टेटमेंट 2 जो है वो गलत है, क्योंकि ओनली बोल दिया, ठीक है। तो यहां पर हमें देखना है स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, यानी कि थर्ड ऑप्शन में गोला लगेगा, थर्ड ऑप्शन, क्योंकि वही एक ऑप्शन है जो कह रहा है स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 गलत है। तो एक ओनली ने जो है पूरा स्टेटमेंट जो है बर्बाद कर दिया, तो आपको आंसर पहचानना। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट फिर से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन नेक्स्ट सेक्शन बी का। अब यहां से सेक्शन बी चालू हो गया। तो पिछले साल तक ये होता था कि इसमें से 10 ही सवाल करने हैं, लेकिन हम तो सारे करेंगे, इस साल से ऐसा कुछ भी नहीं है। ये है इकोलॉजी से। स्टेटमेंट 1 कह रहा है Gauss's competitive exclusion principle states that two closely related species competing for different resources cannot exist indefinitely. ये बात सही होती कब? जब यहां पर डिफरेंट की जगह सेम रिसोर्सेज या कॉमन रिसोर्सेज बोलता, कि दो स्पीशीज एक ही रिसोर्स के लिए जब कंपीट करती है, फाइट करती है, तो उसमें से एक तो सुपीरियर निकल के आएगी, एक इंफीरियर, तो दोनों जो है को एग्जिस्ट नहीं कर सकते काफी समय के लिए। उसमें से एक जो है जिसके नंबर जो है काफी कम हो जाएगा और एक का नंबर बढ़ जाएगा, जो बढ़ेगा उसे हम सुपीरियर बोलेंगे, जो कम होगा उसे इंफीरियर। पर वो कब होगा? जब सेम रिसोर्स के लिए। जब भाई डिफरेंट रिसोर्स के लिए तो किस बात का कंपटीशन? अब जब कोई जेई की तैयारी कर रहा है और एक नीट की तैयारी कर रहा है, तो ये आपस में किस टाइप का कंपटीशन? जेई का जेई वालों के साथ होगा, नीट का नीट वालों के साथ होगा, इनका आपस में कैसे कॉम्पिटिशन? ठीक है, बाद में भलाई हो सकता है पैसे कमाने में, लेकिन उस समय तो नहीं हो, ठीक है। तो यहां पर डिफरेंट नहीं, सेम रिसोर्स। तो यहां पर स्टेटमेंट 1 तो क्या हो गया? गलत। स्टेटमेंट 2 पढ़ लेते हैं। अगर ये असर्शन रीजन होता तो हम तो सीधे आंसर ऑप्शन पे पहुंच जाते, लेकिन ये क्या है? स्टेटमेंट 1 है। स्टेटमेंट अगर असर्शन रीजन होता तो सीधे फोर्थ ऑप्शन पे पता पहुंच जाते कि असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू, लेकिन यहां स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, स्टेटमेंट 2 पढ़ना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू गॉसेस प्रिंसिपल ड्यूरिंग कंपटीशन द इंफीरियर विल बी एलिमिनेटेड, बिल्कुल सही बात है। दिस मे बी ट्रू इफ रिसोर्सेज आर लिमिटिंग, बिल्कुल सही बात है। लिमिटिंग रिसोर्स होगा
और सेम रिसोर्स होगा तभी तो ये संभव है। जब भर भर के रिसोर्स होगा तो वहां पर किस बात का कंपटीशन, वहां तो किसी भी बात का कंपटीशन नहीं। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, यानी कि हमें ऑप्शन देखना है स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। तो ऐसा कौन सा है, फोर्थ ऑप्शन, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, करेक्ट। तो यहां पर आंसर चला जाएगा फोर्थ वाला। तो गोला किस में लगेगा, फोर्थ ऑप्शन। चलिए, तो ये स्टेटमेंट बेस्ड सवाल था जो कि आसानी से किया जा सकता था अगर बारीकी से पढ़ा जाए तो। फिर से आइए कॉकरोच, देखिए कॉकरोच पे बेस्ड दूसरा सवाल आ गया, बड़ा ही फेवरेट है एनटीए वालों का कॉकरोच। कॉकरोच की बात करें तो यहां पर मैचिंग करें, द स्ट्रक्चर यूज्ड फॉर स्टोरिंग ऑफ फूड। आपको पता है क्रॉप में जो है फूड स्टोर करता है कॉकरोच, तो ए का क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। आप बोलोगे गिजर्ड में क्यों नहीं करता, अरे गिजर्ड, जी से ग्राइंडिंग, तो ग्राइंडिंग करता है किसमें, गिजर्ड में। तो यहां पर डी का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अक्सर क्रॉप और गिजर्ड में कंफ्यूज होते हैं, तो याद रखेंगे क्रॉप इज फॉर स्टोरेज एंड गिजर्ड इज फॉर ग्राइंडिंग। ठीक है, ग्राइंडिंग, फूड की ग्राइंडिंग कहां होगी, गिजर्ड में होगी। ठीक, तो अब एक ए का 4 और डी का यहां पर 1 होगा। ठीक है, ए का 4 और डी का यहां पर 1 होगा। तो हमें ऑप्शन देखते हैं, ए का 4 शायद इससे हो जाए, ए का 4 और डी का 1 देखें तो हमें आंसर तो नहीं मिला, लेकिन 2 ऑप्शन जरूर कट गए, यानी कि अब तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, पूरा ही मैच करना पड़ेगा। अब यहां पर अगर आप देखेंगे, रिंग ऑफ 6 to 8 ब्लाइंड टिब्यूल्स एट जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट। ठीक है, एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट, देखिए फोरगट होता है, मिडगट होता है, हाइंडगट होता है, इसके जंक्शन में और इसके जंक्शन में डिफरेंट डिफरेंट चीजें प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स की बात करेंगे कहां पर, फोरगट और मिडगट में, तो यहां पर आपको ये क्या मिलेगा, गैस्ट्रिक सीका मिलेगा, यानी कि डाइजेशन करवाने वाला पोर्शन जो है, ये जो ट्यूब्यूल्स है वो डाइजेशन कराएगी। यहां पर क्या मिलेगा, गैस्ट्रिक सीका मिलेगा। और मिड गट और हाइंड गट के जंक्शन में क्या मिलेगा, एक्सक्रीशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि मेल्पिजियन टिब्यूल मिलेगा। यानी कि बी का जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सेकेंड, और सी का क्या हो जाएगा, थर्ड, यानी कि 4 2 3 1। तो हमें देखना है 4 2 3 1, एक ही ऑप्शन है जो है फर्स्ट वाला, तो गोला भी किसमें लगेगा, फर्स्ट वाले में, 4 2 3 1। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 2 3 1, ए का 4, बी का 2, सी का 3 और डी का 1, इस तरीके से। ठीक है तो कई बार वो इस टाइप की मैचिंग देते हैं कि एक ही ऑप्शन से मैच करने से आपका काम हो जाए, और कई बार जो है हमको पूरा दिमाग लगा के सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो हर तरीके के क्वेश्चन के लिए तैयार रहना। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट पूछता है, फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट अबाउट नॉन कॉर्डेट्स। तो नॉन कॉर्डेट्स के बारे में कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। ठीक है, तो अप्रोप्रिएट आपको आंसर चूज करना है। पहला कहता है फेरिंग्स इज परफोरेटेड बाय गिल स्लिट। अरे भाई साहब, नॉन कॉर्डेट के बारे में पूछ रहा है और कह रहा है परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स, फेरिंग्स इज परफोरेटेड बाय गिल स्लिट, ये बात तो हमें हजम नहीं हुई, यानी कि ये गलत है। नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट, नॉन कॉर्डेट, बिल्कुल सही बात है, नॉन कॉर्डेट में नोटोकॉर्ड एब्सेंट रहेगी। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डोर्सल, भाई नॉन कॉर्डेट में सेंट्रल नर्वस सिस्टम डोर्सल नहीं वेंट्रल होता है, तो ये बात भी क्या हो गई, गलत हो गई। यहां अगर बोलता नॉट परफोरेटेड तब सही होता, यहां बोलता वेंट्रल तो सही होता। ठीक है, तो यहां पर ए और सी तो गलत है। डी, हार्ट इज डोर्सल इफ प्रेजेंट, ये बात नॉन कॉर्डेट के लिए बिल्कुल सही है। पोस्ट एनल टेल इज एब्सेंट, ये बात भी सही है। ये अगर आप जानते हो तो एक कॉलम है जहां पर डिफरेंस दिया हुआ है कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट का एनसीईआरटी में, उसी कॉलम को बेस बनाते हुए इन्होंने सवाल दिया हुआ। तो यहां पर हमारे को सही जो आंसर है, सही स्टेटमेंट है वो क्या है, बी डी ई, एक ही ऑप्शन है बी डी ई। ठीक है, तो बी डी ई हम करके कर सकते हैं। अगर उतना भी नहीं और जल्दी करना था तो हम एक दिमाग लगा सकते थे कि ए और सी, हमें पता चल गया 3 लाइन पढ़ते ही कि ए और सी तो गलत है। तो हमें देखना है कि कोई भी ऑप्शन जिसमें ए और सी आ जाए वो तो गलत ही होगा। तो यहां देख सकते हैं ए और सी ओनली दिया हुआ है, ये गलत है। ठीक है, सेकंड वाले ऑप्शन में ए दे दिया है, यानी कि ये भी गलत है। यहां पर सी दे दिया है, यानी कि ये भी गलत है। और एक लौता ऐसा ऑप्शन है जहां ए भी नहीं है और जहां सी भी नहीं है, मतलब आंसर क्या जाएगा,
वही जाएगा, वही ऑप्शन जो है सही आंसर होगा। ठीक है तो इसलिए इसमें आंसर जो है वो थर्ड वाला चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चूज द करेक्ट। अब देखिए सबसे पहले क्या करना है, करेक्ट पे गोला लगाना है। करेक्ट स्टेटमेंट गिवन बिलो रिगार्डिंग जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन जिसका लूप ऑफ हिनले जो है काफी डीप रन करता है किडनी के मेडुलरी रीजन में, ठीक है, उसको हम बोलते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। ठीक है तो उसके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट हमको पता लगा। जक्स्टा फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन आर लोकेटेड इन द कॉलम ऑफ बर्टिनी। अरे ये क्या बात हुई भाई, कॉलम ऑफ बर्टिनी तो आपके कॉर्टेक्स वाले रीजन में होता है, कॉर्टेक्स वाले रीजन में, लेकिन हमारी मेडुलरी जो जक्स्टा मेडुलरी वाली नेफ्रॉन है वो तो कहां होती है, मेडुलरी वाले रीजन में, मेडुला में होती है, यानी कि ये ऑप्शन तो क्या हो गया, गलत। सेकंड ऑप्शन पढ़ते हैं, रीनल corpuscle of juxtamedullary nephron lies in the outer portion of the renal medulla। रीनल मेडुला तो सही बोला, लेकिन आउटर नहीं भाई साहब, इनर पोर्शन बोलते तो ये स्टेटमेंट सही होता, तो ये ऑप्शन सही होता, लेकिन आपने क्या बोला, आउटर ऑप्शन, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। लूप ऑफ हेनले ऑफ juxtamedular nephron runs डीप इनटू मेडुला, बिल्कुल सही बात है ये, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। तो गोला किस में लगेगा, थर्ड में लगेगा, क्योंकि आंसर थर्ड वाला है। तो यहां पर नीचे पढ़ने की जरूरत नहीं है फोर्थ ऑप्शन को, फिर भी पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो, juxtamedullary nephron आउट नंबर द कॉर्टिकल नेफ्रॉन। गलत बात, ये जब उल्टा होता कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन आउट नंबर किसको करती है, मेडुलरी नेफ्रॉन को। अब इसी बात को एनसीईआरटी में कैसे लिखा है, जब उन्होंने कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जस्ट मेडुलरी नेफ्रॉन का बारे में डिफरेंशिएट बताया है, डिफरेंस बताया है, तो इन्होंने लिखा है कॉर्टिकल नेफ्रॉन आर मेजर या मेजॉरिटी ऑफ नेफ्रॉन्स आर कॉर्टिकल नेफ्रॉन। इसका मतलब क्या है कि ये ज्यादा इन नंबर है और ये कम इन नंबर है, यहां पर क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, गलत हो गया। और हमें तो पहले ही पता था कि थर्ड वाला सही है, हम तो अपनी तसल्ली के लिए फोर्थ वाला पढ़ रहे थे, ठीक है तो यहां पर फोर्थ, तो ये गलत, तो आंसर आपका थर्ड वाला यहां सही होगा। ठीक है तो सब चीज यहां पर डिटेलिंग में है, जितना डिटेलिंग जाएंगे उतने सवाल सही होंगे। चलिए नेक्स्ट है दो स्टेटमेंट, फिर से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया, यानी कि दोनों पढ़ना पड़ेगा। स्टेटमेंट 1, द सेरेब्रल हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड बाय नर्व ट्रैक्ट नोन एज कॉर्पस कैलोसम। बिल्कुल सही बात है, कॉर्पस कैलोसम जो है दोनों हेमिस्फीयर को जो है कनेक्ट करता है, सही बात है। स्टेटमेंट 2, ब्रेन स्टेम कंसिस्ट ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा, पॉन्स एंड सेरेब्रम। मेडुला ऑब्लोंगेटा ठीक है, पॉन्स भी ठीक है, लेकिन भाई साहब सेरिब्रम कहां से आ गया, इसकी जगह तो मिड ब्रेन होना था, मिड ब्रेन होता तो हम उसको बोल सकते कि ब्रेन स्टेम का हिस्सा है, तो यहां पर सेरिब्रम बोल के जो है गलत बात कर दी इन्होंने, यानी कि ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत, यानी कि स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, और ऑप्शन अगर देखेंगे तो आपका जाएगा थर्ड वाला, जिसमें है स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट और स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, तो गोला किस में लगेगा, थर्ड ऑप्शन में, और यहां पर आंसर आपका थर्ड वाला ही होगा। ठीक है तो इस तरीके से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन यहां पर इन्होंने दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल स्टेटमेंट बेस्ड, फिर से कहते हैं बोन मैरो इज द मेन लिम्फोइड ऑर्गन वेयर ऑल ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट आर प्रोड्यूस। बिल्कुल सही बात है, बोन मैरो में ही सारी ब्लड सेल बनती हैं, तो ये स्टेटमेंट तो सरासर सही है। स्टेटमेंट 2 की बात करें, बोथ बोन मैरो एंड थाइमस प्रोवाइड माइक्रो एनवायरनमेंट फॉर द डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। बिल्कुल सही बात है तो जो बनती वहां है, लेकिन जो बोल सकते हैं कि लड़ाई सीखते कहां पर है या ट्रेनिंग कहां होती है, वो होती है बोन मैरो और थाइमस में। ठीक है, तो यहां पर दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल जो है वो सही बात है, यानी कि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, यानी कि यहां पर आंसर जाएगा आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन, तो गोला भी किस में लगेगा, फर्स्ट वाले ऑप्शन में। ठीक है, क्योंकि वही सही है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो रिगार्डिंग कैटालिटिक साइकिल ऑफ एन एंजाइम एक्शन सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंशियल स्टेप। अब यहां पर फिर से आपको सीक्वेंस, देखिए शुरुआत भी आपके करेक्ट सीक्वेंस से ही हुई थी, पहला सवाल था, ठीक है, यहां पर भी आपको सीक्वेंस करेक्ट पहचानना। अब अगर आप देखेंगे तो एंजाइम और सबस्ट्रेट की जो रिएक्शन दी है उसका सीक्वेंस आपको बताना।
तो यहां पर हमको देखना पड़ेगा। चलिए, सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ये तो फर्स्ट नहीं हो सकता। फ्री एंजाइम रेडी टू बाइंड, अब रेडी टू बाइंड विद अनदर बोल रहा है, मतलब ये लास्ट की हो गया। तो हमें ये तो समझ में आ रहा है कि ये फ्री एंजाइम यानी कि पूरी रिएक्शन के बाद हुआ है। रेडी टू बाइंड विद अनदर सबस्ट्रेट यानी कि ये तो क्या है, लास्ट है। तो लास्ट स्टेप हम लोग क्या रखेंगे, बी रखेंगे। हम लोग फर्स्ट की तलाश में, रिलीज ऑफ प्रोडक्ट, रिलीज ऑफ प्रोडक्ट जो है वो इससे पहले की बात होगी। तो यहां पर हम लोग ये कह सकते हैं बी के पहले क्या होगा, सी होगा। पर हमें तो फर्स्ट की तलाश है। आइए, केमिकल बॉन्ड्स ऑफ सबस्ट्रेट ब्रोकन, ये तो इसके पहले की स्टेप लग रही है, तो ये भी यहां पर हम बोल सकते हैं कि ये डी वाला। सबस्ट्रेट बाइंडिंग टू एक्टिव साइट, किसकी, एंजाइम की, तो ये बिल्कुल हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट वाला ऑप्शन हो सकता है। फर्स्ट शुरुआत यहीं से होगी। और अब कौन सा बच रहा है, ए, तो ये हम इस तरीके से मैच करेंगे। अब इसको हम एक बार सही तरीके से पढ़ते हैं। सबस्ट्रेट बाइंडिंग टू एक्टिव साइट ई है, सबसे पहले आया, बिल्कुल सही बात है। फिर ए पे जाते हैं, सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है, ये भी बात सही है कि जब सबस्ट्रेट जो है एंजाइम की एक्टिव साइट पे बाइंड करता है तो सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, तो वो बात भी सही है। तो ये हो गया सेकंड। थर्ड बोल रहा है डी वाला, केमिकल बॉन्ड्स ऑफ सबस्ट्रेट ब्रोकन, जब बॉन्ड बनेगा तो उसके बाद बॉन्ड टूटेंगे भी जब उसमें मॉडिफिकेशन हो जाएगा सबस्ट्रेट में, ठीक है। फिर क्या होगा, रिलीज ऑफ प्रोडक्ट होगा, बिल्कुल सही बात है। और फिर क्या होगा, फ्री एंजाइम, जो एंजाइम से सबस्ट्रेट जो प्रोडक्ट बन के निकल गया, अब वो एंजाइम दोबारा से रेडी है दूसरे सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करके बॉन्ड बना के उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहां पर ये सही है। तो हमें ऑप्शन देखना है ई ए डी सी बी। तो यहां पर एक ही ऑप्शन है जहां पर लिखा हुआ है ई ए डी सी बी, जो कि करेक्ट सीक्वेंस है। तो गोला जो है उसी में लगेगा, तो आपको उसी में गोला भरना है, जो कि सही आंसर है। फर्स्ट वाला ऑप्शन यहां पर जो कि सही आंसर है। चलिए, तो इस तरीके से सीक्वेंस भी पता लगाना होता है, तो बहुत दिमाग लगाना होता है कुछ सवालों में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो, इन्होंने तो अब फ्लो चार्ट ही पटक दिया, फ्लो चार्ट पटक दिया और उसमें से चीजें गायब कर दी। अब आपको पहचानना है करेक्ट ऑप्शन जिसमें से ए बी सी डी क्या है विथ रिस्पेक्ट टू स्पर्मेटोजेनेसिस। नहीं भी बोलता तो हम इतना दिमाग लगा लेते कि स्पर्मेटोजेनेसिस से रिलेटेड बात हो रही है। जीएनआरएच, जीएनआरएच जो कि कहां से निकलेगा, हाइपोथैलेमस से, और क्या कहां पर एक्ट करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा, और क्या रिलीज करवाएगा, गोनेडोट्रोपिन्स, एलएच और एफएसएच। अब एलएच दिया हुआ है और एफएसएच को ए बना दिया है, यानी कि ए क्या हो जाएगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एफएसएच। अब एलएच जो है वो कहां पर जाके एक्ट करेगा, बी पे, लेडिंग सेल पे। लेडिंग सेल जो कि इंटरस्टिशियल सेल होती है, या इंटरस्टिशियल सेल इसको बोल सकते हैं। कहां पर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में जो स्पेस होता है, दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में जो स्पेस होता है वहां पर जो सेल होती है उस पे जाके एक्ट करेगा। तो बी या तो लीडिंग सेल है या इंटरस्टिशियल सेल है। वहीं से एंड्रोजन रिलीज होगा जो स्पर्मेटिड्स के फॉर्मेशन में मदद करेंगे। आ जाते हैं ए। ए की अगर बात करें, एफएसएच, वो किस पे एक्ट करेगा, सी पे, और वो क्या रिलीज कराएगा, कुछ फैक्टर्स जो कि स्पर्मियोजेनेसिस में मदद करेंगे। और ये जो सी है, आपको पता है कि अगर मेल की बात करें तो एफएसएच जाके जो एक्ट करेगा वो कहां करेगा, सर्टोली सेल पे एक्ट करेगा। और सर्टोली सेल कुछ फैक्टर्स रिलीज करेंगे जो किसमें मदद करेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस में, स्पर्मियोजेनेसिस में मदद करेंगे। तो स्पर्मियोजेनेसिस में ये मदद करेंगे। तो अब यहां पर हमारे पास पिक्चर क्लियर है ए बी सी डी की। तो ए हो गया एफएसएच, बी हो गया लीडिंग सेल, सी हो गया सर्टोली सेल, डी हो गया स्पर्मियोजेनेसिस। ऑप्शन देख लेते हैं। एफएसएच, लीडिंग सेल, सर्टोली सेल, स्पर्मियोजेनेसिस, फर्स्ट वाला ही आंसर है। फर्स्ट पे ही गोला लग जाएगा, ठीक है, फर्स्ट पे ही गोला लग जाएगा। तो आंसर हो गया फर्स्ट। बाकी अगर देखें आईसीएसएच, गलत बात, क्योंकि एलएच को ऐसे आईसीएसएच बोलते हैं, तो ये भी गलत हो गया। एफएसएच, सर्टोली सेल, गलत बात, लीडिंग सेल, आईसीएसएच यहीं पर गलत हो गया। तो अल्टीमेटली आंसर क्या है, फर्स्ट वाला ही है। तो इस तरीके से भी जो है आपको वो जो है यहाँ पर चीजें गायब कर देगा और इधर पूछ लेगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। अब यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, देखिए, ये जो है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो इवोल्यूशन में चार्ट या टेबल दिया हुआ है वहां से आया हुआ सवाल, ठीक है, वहां से आया हुआ सवाल। अब यहां पर जो है आपको ये अगर याद नहीं होगा तो ये सवाल बनेगा भी नहीं, ठीक है। तो आपको पता है मीजोजोइक एरा की अगर हम लोग बात करें,
मीजोजोइक एरा की हम लोग अगर बात करें तो वो किस में होगा? बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स में होगा, ठीक है। प्रोटेरोजोइक की बात करें तो ये किस में होगा? लोअर इन्वर्टिब्रेट्स की अगर हम लोग बात कर सकते हैं, ठीक है। सीनोजोइक एरा की बात करेंगे तो मैमल्स में हो जाएगा। हाँ, आप एक यहां पर कर सकते हैं कि सीनोजोइक एरा आप मैमल्स याद कर सकते हैं ट्रिक बना के, सीनोजोइक एरा में मैमल्स में। तो यहां आप देखेंगे सीनोजोइक एरा जो है वो मैमल्स में है, तो यहां पर आप ये कर सकते हैं कि दो ऑप्शन काट सकते हैं, दो ऑप्शन यहां पर आपके कट जाएंगे। और पेलियोजोइक एरा जो है वो हो जाएगा फिशेज एंड एम्फीबिया, फिशेज एंड एम्फीबिया, लेकिन डी का क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन है जहां डी का सेकंड है और वो है फोर्थ वाला, तो आंसर भी आपका चला जाएगा फोर्थ वाला। तो अगर यहां पर आप डी पे अगर फोकस रखें कि पेलियोजोइक एरा में अगर आपको पता हो फिशेज एंड एम्फीबियंस का बोलबाला था, तो वहां पर आपको इस तरीके से आप कर सकते हैं। जैसे एक ट्रिक हम लोग ये बना सकते हैं, जैसे आपने सुना होगा बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट, इसमें थोड़ा उलट पुलट कर देते हैं, इसको हम लोग कर देते हैं एमबीआर, यानी कि मीजोजोइक एरा में किसका बोलबाला था? बर्ड्स और रेप्टाइल का, तो आप मैच कर सकते हैं मीजोजोइक एरा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कुछ ट्रिक बना के इसको याद कर सकते हैं, तभी आंसर होगा, क्योंकि ये फैक्ट बेस्ड मेमोरी बेस्ड जो है इनका कोई इलाज नहीं है, याद ही करना पड़ेगा, याद होगा तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये देखिए, ये आ गया एनिमल टिश्यू से, यहां पर आपको पहचानना है एग्जाम्पल, यहां पर एपिथेलियम कौन सी टाइप की। अब हम लोग अगर बात करें यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम, यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम किसमें होती है? गॉबलेट सेल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में जो गॉबलेट सेल होती हैं वो क्या होती हैं? यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम होती है। ग्लैंडुलर एपिथेलियम मतलब ऐसी एपिथेलियम जो मॉडिफाई हो गई है कुछ ना कुछ सिक्रीट करने के लिए। और कितने सेल वाली है ये? एक सेल वाली है, तो इसलिए इसको यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम। अब बोले आप याद कैसे करें? तो हम लोग तैयारी किसकी कर रहे हैं? नीट यूजी की। जब डॉक्टर बनोगे तो क्या करोगे? नीट पीजी, लेकिन अभी नीट यूजी। तो यूनिसेलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम गॉबलेट सेल, तो वहां से हो गया यूजी, तो यूनिसेलर का गॉबलेट सेल। तो ये ट्रिक बना के आप याद कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम लोग तो अब देखेंगे ए का हो रहा है 3, ए का हो रहा है 3, तो एक ही ऑप्शन है जहां ए का हो रहा है 3 और वो है थर्ड ऑप्शन, तो हमको आगे बात करने की जरूरत ही नहीं है। फिर भी आप अगर कंपाउंड एपिथेलियम देखेंगे तो मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी, प्रोटेक्शन का काम। मल्टीसेलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम वो होगा सलाइवरी ग्लैंड, और एंडोक्राइन ग्लैंडुलर एपिथेलियम पेंक्रियास, क्योंकि पेंक्रियास जो है वो एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड है जिसमें एंडोक्राइनल पोर्शन भी होता है और एक्सोक्राइनल पोर्शन भी होता है, तो वहां पर इन्होंने एंडोक्राइनल जो है ग्लैंडुलर एपिथेलियम पेंक्रियास को मैच करने के लिए दिया हुआ है। तो यहाँ पर थर्ड वाला ऑप्शन ही आपका सही आंसर जाएगा। अगर आपने फर्स्ट ही मैच कर लिया तो बल्ले बल्ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं, मैचिंग फिर से आ गया। अब यहां पर अगर आप देखेंगे आरएनए पॉलीमरेज 3 दिया हुआ है, ठीक है यहां पर, और आपको मैच करना है। आरएनए पॉलीमरेज 3 है जो क्या क्या करता है, यहां पर जो मैच होगा वो एसएन आरएनए और टीआरएनए, ठीक है, एसएन आरएनए और टीआरएनए पे मैच होगा, तो ए का चला जाएगा 4, और एक ही ऑप्शन है जहां पर ए का 4 जा रहा है, वो है फोर्थ वाला ऑप्शन। चलिए आपको अगर ये याद नहीं है तो कुछ ना कुछ इसमें से याद होगा, उसके सहारे देख लेते हैं। टाटा बॉक्स, अब ये तो एनसीईआरटी में दिया नहीं हुआ है, हालांकि अगर नहीं भी दिया हुआ है फिर भी बाकी सबके सहारे जो है वो किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन में हमें पता है रो फैक्टर, और इनिशिएशन कौन करवाता है? सिग्मा फैक्टर। तो बी का 3 हम लोग अगर देख लें तो भी आंसर यही आ रहा है, बी का 3। तो अगर आपको आरएनए पॉलीमरेज 1 2 3 तीनों अलग अलग चीजों को करते हैं तो वो याद नहीं आ रहा है, तो आप टर्मिनेशन के हिसाब से देख सकते हैं कि टर्मिनेशन में, अब इतना तो आपको याद करना ही पड़ेगा कि इनिशिएशन में कौन सा फैक्टर होगा, टर्मिनेशन में कौन सा फैक्टर होगा ट्रांसक्रिप्शन के, तो टर्मिनेशन में रो फैक्टर इन्वॉल्व होता है, तो वही आप कर सकते हैं और आपका आंसर आ जाएगा, आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए बढ़िया, जेनेटिक्स एबीओ ब्लड ग्रुप से आया हुआ सवाल, ठीक है, यानी कि यहां पर कोडोमिनेंस की बात की जा रहा है। एक केस दिया है कि ब्लड ग्रुप ऑफ फादर इज बी पॉजिटिव, जीवन में भी हमेशा ऐसे रहना है, बी पॉजिटिव, ठीक है, मदर इज ए पॉजिटिव एंड चाइल्ड इज ओ पॉजिटिव, ठीक है। अब यहां पर दिमाग चलना चाहिए कि ओ ब्लड ग्रुप कब होता है,
जब दोनों जीन जो है स्मॉल आई होंगे, दोनों एलील जो है वो स्मॉल आई यानी कि होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में। तो होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन होने के लिए एक चीज आपके दिमाग में क्लिक होनी चाहिए कि फादर और मदर दोनों कैसे होंगे, हेट्रोजाइगस होंगे। क्योंकि दोनों में भी अगर होमोजाइगस डोमिनेंट हो गया तो ये ब्लड ग्रुप कभी नहीं आ पाएगा। ठीक है, दो ब्लड ग्रुप नहीं आ पाएगा। इसलिए फादर और मदर को अगर बी पॉजिटिव है तो फादर को क्या होना पड़ेगा, आई बी स्मॉल आई, और मदर को क्या अगर ए पॉजिटिव है तो आपको मदर को क्या होना पड़ेगा, तब जाके तो ये संभावना है। तो इस तरीके से अब अगर आप, और ओ की तो हमने बात कर ली है, चाइल्ड का ये होगा। तो अब हम लोग देख सकते हैं यहां पर ऑप्शन स्टेटमेंट ए दिया हुआ है कि फादर रिस्पेक्टिव जीनोटाइप क्या होगा, फादर मदर और आपके चाइल्ड का। तो फादर का ये होना चाहिए, मदर का ये होना चाहिए, और चाइल्ड का जो है ये होना चाहिए। ठीक है, तो फादर का देखते हैं, आई बी स्मॉल आई, बिल्कुल सही बात है यहाँ पर, आई ए स्मॉल आई, और ये तो ऑप्शन ए तो हमको सही लग रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, आई बी गलत है, होमोजाइगस डोमिनेंट नहीं चल सकता। आई बी तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ए बी ब्लड ग्रुप है ही नहीं। यहाँ पर आई ए स्मॉल आई पॉसिबल है, लेकिन फादर को क्या बोल रखा है, बी पॉजिटिव, तो ये भी गलत है। यहाँ पर अगर देखेंगे स्मॉल आई बी स्मॉल आई स्मॉल में, ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर बी बोल रखा है, तो ये भी एक ऑप्शन यहाँ पर आई बी बना है। ठीक है, और यहाँ आई ए, पर ये चाइल्ड का जो है ये गलत दे दिया, तो ई भी गलत हो गया। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन है जो देख रहा है, ए देख रहा है, तो यहाँ पर ए ओनली जा सकता है। अब इसको हम लोग, ये तो हो गया लॉन्ग तरीका। शॉर्ट तरीका ये था, जब हमने फर्स्ट ऑप्शन ही देख लिया था सही है, तो हम यहाँ पर छाट लेते थे कि क्या सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन ही ओनली बोल के दिया हुआ है, तो दिया हुआ है, ठीक है, ए ओनली दिया हुआ है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ही जो है इसका सही आंसर हो गया। तो आगे हमें बढ़ने की जरूरत ही नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, फिर से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1 2 दोनों पढ़ना पड़ेगा। स्टेटमेंट 1 की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट बोथ आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, बिल्कुल सही बात है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी क्या होगा, डबल मेम्ब्रेन होगा, क्लोरोप्लास्ट में भी क्या होगा, डबल मेम्ब्रेन होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट 2, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज रिलेटिवली लेस परमेबल एज कंपेयर टू क्लोरोप्लास्ट। ये बात तो कुछ हमको हजम नहीं हो रही है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट की इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो होती है लेस परमेबल। इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया तो क्रिस्टी फॉर्मेशन फोल्ड हो जाती है, उसके लिए खास बात ये लिखी थी। क्लोरोप्लास्ट की इनर मेम्ब्रेन जो है रिलेटिवली लेस परमेबल होती है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत। स्टेटमेंट 1 हो गया सही। तो यहां पर जो है बोथ, हम स्टेटमेंट नहीं देखेंगे, हम यहां पर देखेंगे स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, इनकरेक्ट। तो गोला जो जाएगा वो थर्ड में जाएगा, क्योंकि थर्ड ऑप्शन ही सही आंसर है, थर्ड ऑप्शन ही सही आंसर है। तो इस तरीके से यहां पर ये होगा। चलिए तो शब्दों का ही खेल ये करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर से मैचिंग, ये मैचिंग दिया हुआ है आपके ईसीजी वेव्स। अगर आपको याद हो तो इस तरीके से जो है वेव चलती है। ठीक है, तो ये होता है P, ये होता है Q, ये होता है R, ये होता है S, इसको QRS कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, और T। ठीक है, ईसीजी, नॉर्मल ईसीजी की बात करें, सिंपल नॉर्मल ईसीजी, तो P जो है वो रिप्रेजेंट करता है एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन, और उसे हम बोलते हैं डीपोलराइजेशन। तो P वेव क्या करवाएगा, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया करवाएगा, यानी कि A का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आइए ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। क्या हमारे पास A का 3 वाले कुछ ऑप्शन कट हो रहे हैं, बिल्कुल 1 और 2 जो है कट हो रहे हैं, यानी कि कहानी जो है थर्ड में। तो क्यू वेव जो है वहां पर अगर आप ऑप्शन में देखेंगे तो यहां पर बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल हो रहा है, और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स उसी को रिप्रेजेंट करता है थ्रू डीपोलराइजेशन, किसका, वेंट्रिकल का। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, डीपोलराइजेशन। पर हमको क्यू वेव जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल। तो बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल अब देखेंगे बी का, यानी कि क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यहां पर एक ही ऑप्शन है, यानी कि थर्ड भी कट गया, अब बचा फोर्थ, और वही आंसर है, यानी कि ए का 3 और बी का 1। अब अगर और मैच करना है तो सी का आप देख सकते हैं डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल होगा, और टी वेव क्या होगा, रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। ठीक है,
इसमें रिपोलराइजेशन ऑफ एट्रियम नहीं डिटेक्ट होता है क्योंकि उसकी इंटेंसिटी काफी लो होती है, इसलिए ईसीजी जो ग्राफ है नॉर्मल उसमें नहीं आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लास्ट सवाल, आज का इस लेक्चर का लास्ट सवाल देखते हैं। ये भी एक मैचिंग, ठीक है। ये कहां से आया हुआ, आपके केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंडोक्राइन सिस्टम से। पहला कहता है एक्सोप्थेल्मिक गोइटर। एक्सोप्थेल्मिक गोइटर आपको पता है, गोइटर जो है एक सिंपल गोइटर भी होता है जो हाइपोथायरॉयडिज्म में होता है, एक हाइपरथायरॉयडिज्म जब थायराइड के हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है तो जो गोइटर होता है उसे हम लोग कहते हैं एक्सोप्थेल्मिक गोइटर। तो अब ऑप्शन में देखते हैं, यहां पर अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो थर्ड वाला हाइपर सिक्रीशन ऑफ हार्मोन हार्मोन एंड प्रोट्रूशन ऑफ आईबॉल, यही होता है किसमें, एक्सोप्थेल्मिक गोइटर में। यानी कि ए का तो हमें पता चल गया क्या है, थर्ड है। आइए ऑप्शन की तरफ जंप करते हैं। तो अगर आप यहां देखेंगे तो फर्स्ट और सेकंड कट जाएंगे, तो अब कहानी किस में बचेगी, थर्ड और फोर्थ में। बी को मैच करते हैं, एक्रोमेगेली। जब ग्रोथ हार्मोन जो है आफ्टर बर्थ जो है, अगर ड्यूरिंग बर्थ या बर्थ पे जो है सिक्रीट ज्यादा होता है तो हाइट बढ़ती है, ठीक है। तो अगर आफ्टर बर्थ एडल्ट होने के बाद जो है अगर ये बढ़ता है तो यहां पर हाइपर सिक्रीशन किसका हो जाएगा, आपके ग्रोथ हार्मोन का। तो यहां पर फोर्थ ऑप्शन आप देख सकते हैं तो वो मैच हो जाएगा किसके साथ, बी के साथ, फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। तब भी ये बात नहीं बनी। अब नेक्स्ट पे आते हैं, कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम की बात करेंगे तो यहां पर बेसिकली क्या होता है, कॉर्टिसोल का लेवल जो है वो बढ़ जाता है और हाइपर ग्लाइसेमिक कंडीशन बढ़ती है। तो यहां पर सी का अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट हो जाएगा और बचा हुआ डी तो हो जाएगा, डी का सेकंड हो जाएगा, क्रेटिनिज्म यानी कि हाइपोसिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन जिसका स्टंट ग्रोथ जो होता है, ठीक है। तो यहां पर 3 4 1 2, तो एक ही ऑप्शन है जहां पर 3 4 1 2 यानी कि फोर्थ वाला 3 4 1 2, ठीक है। इस तरीके से यहां पर होगा। तो ये कहानी यहां पर बनेगी। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि मैचिंग खूब आया, स्टेटमेंट खूब आया, करेक्ट वाले सवाल भी खूब आए। तो सिंगल लाइनर क्वेश्चन जो है वो पिछले साल काफी कम आए थे, ठीक है। तो आपको जो तैयारी है इसी तरीके से करना और स्मार्टली करना है। कुछ मैचिंग जो है आपने देखा कि एक ही ऑप्शन से हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको हर तरीके से बस समय बचाना है, समय बचाना है ताकि फिजिक्स और केमिस्ट्री में दिया जा सके, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतने ही थे। तो यहाँ पर हमने नीट 2024 का जो है जूलॉजी के पीवाईक्यूज भी कवर कर लिए, ठीक है। तो इतना इतना करते हैं आज के लिए। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।